हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। सो मैं हूं सुनील और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके इस अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। सो आज हम नॉन वर्बल रीजनिंग का एक और टॉपिक जो आपके सामने लेके आए हैं, दैट इज़ पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, जिसको हम पैटर्न फोल्डिंग और अनफोल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। है क्या, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या होगा, एक प्लेन पेपर दिया जाएगा। ठीक है, प्लेन पेपर को आपको फोल्ड करने के लिए बोलेगा। हो सकता है वो पहले बीच से फोल्ड करने के लिए बोले, तो ये क्या होगा, एक पेपर जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। देन उसके बाद आपको ये फोल्ड जब इसके ऊपर आएगा तो ये पेज जो है वो इतना सा बच जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद एक बार इसको फिर से फोल्ड करने को बोले। ठीक है, ये जो पार्ट वो इसके ऊपर लाने को बोले, तो फिर आपका पार्ट जो है पेपर का वो सिर्फ इतना इतना बच जाएगा। ठीक है, फोल्ड करने के बाद कुछ होल करने के लिए बोलेगा, कुछ कट लगाने के लिए बोलेगा। ठीक है, जिसको हम कटिंग एंड फोल्डिंग भी बोलते हैं। ठीक है, या बीच में होल डालेगा या फिर बीच में कट करेगा। ठीक है, पेपर कट करना। देन उसके बाद वो बोलेगा कि अगर इस पेपर को हम दोबारा से खोल दें, देन ये पेपर के ऊपर कितने कट रह जाएंगे या किस तरह से पेपर के ऊपर कटिंग की जो शेप है वो बनेगी। आई होप आप समझ रहे होंगे क्या होगा। पेज है उसको फोल्ड किया, फॉर एग्जांपल ऐसे कर लिया, देन उसके बाद ऐसे कर लिया। ठीक है, पेपर का हमारे पास 1/4 पार्ट बचा है। देन ये 1/4 पार्ट के ऊपर किसी भी तरह से कट लगाने के लिए बोलेगा। कट लगाने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि बताओ अभी इसको खोलें। ठीक है, अनफोल्ड करें, देन उसके बाद बताओ किस तरह की शेप जो है वो पेपर के ऊपर बनेगी, जो कट लगेंगे। ठीक है, या फिर कोई डिज़ाइन जो बनेगा वो किस तरह से बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए पहले आपको कुछ थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। बेसिक क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बड़ा सा पेज लेता हूँ मैं। ठीक है, आई होप कि स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ठीक है, बड़ा सा पेज लिया, मान लो इस पेज को मैंने बीच से एक पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, एक पार्ट से मैंने डिवाइड किया। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर कट लगाऊंगा, ठीक है, कब, ये इसको इसके ऊपर फोल्ड करने के बाद। ठीक है, जब ये फोल्ड कर दिया, जब मैंने इसको इसके ऊपर कट लगाया बिल्कुल सेंटर में, मुझे बताओ इसका कट जो है वो भी बिल्कुल यहाँ पे इसके सेंटर में दिखाई देगा, क्योंकि जब इसको पेपर को पूरा खोलूंगा तो इधर मिडल पे कट है तो इधर भी मिडल पे कट होगा। एक बात आप समझ गए। ठीक है, देन उसके बाद अब देखो इसी पेपर में अगर मैं ये फोल्डिंग वाले पार्ट के पास कट लगाऊं, मैं यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल सर्कल वाला कट लगाऊंगा, तो वो जो कट है वो फोल्ड करने की कहाँ पे कट आएगा। सबसे पहले ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप समझ जाओगे तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, ऑप्शन में एलिमिनेट करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ऑप्शन से एलिमिनेट करो, क्वेश्चन आपका पक्का बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे ये सर्कल को कट लगाया मैंने, सॉरी पेपर पे सर्कल का कट लगाया मैंने बिल्कुल जहाँ से पेपर फोल्ड किया था उसके पास। अब यहाँ से फोल्ड किया तो उसके पास कट लगाया है, तो आंसर में भी कट कहाँ आएगा, जहाँ पेपर फोल्ड हुआ उसके पास ही आएगा। ठीक है, अगर मैंने फोल्ड जो कट है वो फोल्ड के दूर लगाया है, जैसे मैंने यहाँ पे दूर लगाया है, तो इसका आंसर भी कहाँ आएगा, इसका आंसर भी यहाँ पर दूर आएगा। ठीक है, बस यही आपने देखना है। फोल्ड के पास कट लगा है तो आंसर भी फोल्ड के पास ही आएगा। ठीक है, अगर दूर लगा है तो आंसर में भी दूर ही आएगा। ठीक है, या फिर मान सकते हो अगर बिल्कुल सेंटर में ऊपर वाली साइड लगा है तो आंसर में भी बिल्कुल सेंटर में ऊपर वाली साइड ही रहेगा, क्योंकि कट कहाँ पे है, कट बिल्कुल मिडल में है। ठीक है, आई होप आप समझ होंगे यहाँ पे। अब एक चीज़ और देखें, अब देखो पेपर जो था एक फोल्ड था। ठीक है, अब अगर मैं देखूं, अगर मैं पेपर में लगाऊं दूसरा फोल्ड और करूं मैं अगर पेपर में, ठीक है, अगर पेपर में एक फोल्ड और कर दूं इस तरह से। ठीक है, अब क्या हुआ, पहले इसको मैंने इस तरफ लाया था। ठीक है, अब इसको इस तरफ लाया। मेन बात क्या है, मेन बात ये है कि हमारे पास जो पार्ट बच गया है वो पार्ट बच गया है इतना, हमारे पास पार्ट बचा है सिर्फ इतना सा। ठीक है, अब इतना सा पार्ट बचा है, अगर अब यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे करनी है फोल्डिंग या कटिंग। ठीक है, कटिंग करूँगा।
अब पहली बात ये थी अगर एक फोल्ड कर रहा था तो एक बार कट लगाने पे मुझे दो कट दिखाई दे रहे थे। अब मैं फोल्डिंग दो बार की है तो अगर मैं यहाँ पे बिल्कुल मिडल में कट लगाऊंगा तो खोलने के ऊपर कितने कट आएंगे? भाई मिडल के ऊपर कट लगाया है तो जब इसकी पहली फोल्डिंग करूँगा, जब मैं इसको पहली बार अनफोल्ड करूँगा तो ऑब्वियसली बात है ये जब इस साइड खुलेगा तो ये कट जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जब मैंने पूरे के पूरे को इस तरफ खोलना है तो ये वाला कट जो है वो बिल्कुल यहाँ पे इसके सामने यहाँ पे कट आएगा और ये वाला बिल्कुल यहाँ पर कट आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो बार फोल्डिंग की है तो एक कट जो है वो कहाँ पे कितनी जगह पे दिखाई दे रहा है? चार बार, चार जगह पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, चार जगह पे दिखाई दे रहा है। अगर मैंने कट लगाया फोल्ड किया था एक, एक कट जो है वो कितने दिख रहे थे? दो। अगर मैंने फोल्ड किया है दो बार, ठीक है, तो एक कट जो है वो कितनी बार दिख रहा है? चार बार दिख रहा है ना। यानी कि ये जो है ये किस पावर में चलता है? ये पावर में चलता है दो की पावर जितनी बार फोल्ड किया होगा। ठीक है, मैंने एफ लिखा है, आप इसके ऊपर फोल्ड कर लेना। ठीक है, तो एक कट उतना ही बार दिखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक बार फोल्ड किया है तो दो की पावर एक, ठीक है, दो की पावर एक, दो की पावर एक कितना होता है? दो ही होता है, दो ही कट दिखेंगे। अगर मैंने दो बार फोल्ड किया है तो दो की पावर दो हो जाएगी, कितने कट दिखेंगे आपको? चार। अगर उसने तीन फोल्ड किए हैं तो तीन फोल्ड का मतलब क्या है? दो की पावर तीन, वहाँ पे कितने कट दिखेंगे आपको? आठ। ठीक है, तो पहली हिंट जो है वो यही हो जाती है ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए कि कट कितने लगे हुए हैं। जितने कट लगे हुए हैं उतनी आप दो की पावर कितने फोल्ड किए हुए हैं, जितने फोल्ड किए हैं उतने आप दो की पावर दोगे, आपका आंसर जो है वो जरूर निकलेगा। नेक्स्ट देखो, मैं फिर से एक और पेज ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, मान लो ये पेज था, पेज के ऊपर मैंने कट लगाए, इस तरह से ही फोल्ड किया। ठीक है, इस तरह से फोल्ड किया मैंने। ठीक है, मेन पार्ट जो है वो ही वाला बच गया, मेन पार्ट ये वाला बच गया। अब देखो, अगर कट आपका इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट आने का मतलब क्या है कि फोल्ड के ऊपर कट लगा। जैसे मैंने यहाँ पर लगाया, बिल्कुल फोल्ड के ऊपर कट लगाया है। ठीक है, अगर ये कट आपका फोल्ड के ऊपर लग जाए तो जब इसको मैं अनफोल्ड करूँगा तो ये आधा कट इस साइड, ठीक है, और आधा कट इस साइड भी तो आएगा। ठीक है, जैसा ही इस तरफ आया वैसा ही ये इस तरफ आएगा। ठीक है, अब ये कंप्लीट जो कट बन जाएगा वो एक ही बनेगा, यानी कि जब मैं अनफोल्ड करूँगा वो पहले आधा था तो आधे सा एक ही बना है। ठीक है, अब जब इसको एक बार फिर से मैं अनफोल्डिंग करूँगा तो ये वाली चीज़ यहाँ पर भी आ जाएगी, ये वाली चीज़ बिल्कुल सेम यहाँ पर भी आ जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर कट आपका कहाँ पे लग जाए? फोल्ड के ऊपर लग जाए, देन फोल्ड के ऊपर अगर आपका कट लगता है तो फिर क्या होता है कि जब आप उसको अनफोल्ड करते हो तो आधा कट जो है वो पूरे कट में कंप्लीट होता है। वहाँ पे दो कट ना आने के बजाय एक कट कंप्लीट आता है। ठीक है, ये आपने ध्यान से देखना है। फिर उसके बाद अगर मान लो अगर ये कट तो बिल्कुल फोल्ड के ऊपर था, अगर आधा कट बाहर वाली साइड है, फॉर एग्जांपल वो कट है यहाँ पर, तो इससे कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, अगर कट आपका यहाँ पर है बाहर वाली साइड तो इससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि आधा कट इधर है तो इसका आपको बताया हुआ है फोल्डिंग से दूर है तो ये कहाँ आएगा? ये बिल्कुल ऊपर वाली लाइन के ऊपर आएगा। तो कोई बात नहीं, आधा वहाँ पे है तो आधा यहाँ पर आ जाएगा, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद अब इसकी भी फोल्डिंग इस साइड भी होनी थी, यहाँ पे भी ऐसे कट लग जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद अगर मान लो एक कट यार आपका मैंने यहाँ पर लगा दिया था, यहाँ पर ये आधा है, अब ये आधा है तो पहली बार जब इसको इस साइड खोलना था ये फोल्डिंग इस साइड तब नहीं थी, बाद में आएगी, तो ये जो है ये आधा कट यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे अब इसकी यहाँ पे फोल्डिंग इस साइड करूँगा, इस साइड जब फोल्डिंग होगी देन क्या होगा कि यहाँ पे फोल्डिंग के ऊपर कट है आधा, तो ये आधा जो है वो पूरे में कंप्लीट होगा। ऐसे ये आधा जो है ऐसे पूरे में कंप्लीट हो जाएगा।
तो ये कट आपने देखने हैं, फोल्डिंग ऊपर है, कहाँ नहीं आएंगे, ठीक है। तो उससे भी आपके मैक्सिमम ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं और आपके आंसर जो हैं वो निकल जाते हैं, ठीक है। तो बस यही थोड़ा सा बेसिक था जो चीज़ आपने सीखनी थी। देन उसके बाद आप इजीली से हर कोई क्वेश्चन जो है वो टारगेट कर पाओगे। अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि है तो प्रैक्टिस बेस्ड टॉपिक। जो बेसिक मैंने आपको बताना था वो बता दिया। अब सीधा हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में ये है कि पेपर आपका पहले ये था, इसको आपने पहले एक फोल्ड लगाया, दूसरा फोल्ड लगाया और पार्ट आपके पास बच गया ये वाला, इतना पार्ट बच गया, है ना। और जो 2 कट लगाए हैं वो 2 कट कहाँ पर लगे हैं, वो 2 कट लगे हैं बिल्कुल फोल्डिंग वाली लाइन के ऊपर। जहाँ पे फोल्ड होना है वहाँ पे आपके 2 कट लगे हुए हैं, सामने दिख रहे हैं। अब वो कट लगे हुए हैं तो वो सामने दिख रहे हैं, आधे हैं। जब इसको पहला अनफोल्ड करेंगे तो होगा क्या, ये जो है ये बिल्कुल पूरा सर्कल ऐसे ऐसे बन जाएंगे दोनों, ठीक है। दोनों सर्कल ऐसे ऐसे बन जाएंगे। अब जब ये फोल्ड इस तरफ होगा तो ऑब्वियसली बात है 2 ही कट बने हैं, तो 2 कट आपके यहाँ पर भी बन जाएंगे। अब आपने इस तरह से देखना है पैटर्न कहाँ पे है कट कितने आएंगे, 4 आएंगे। ऐसे 2 फोल्ड पे भी जो है वो कितने आते हैं, 4 आते हैं, लेकिन एक कट के ऊपर। बट यहाँ पे 2 कट हैं तो 8 बनने चाहिए थे, लेकिन फोल्डिंग के ऊपर कट लगे हुए हैं तो इसलिए उसके आधे बन रहे हैं, तो 4 बन रहे हैं। 4 किस लाइन में आने थे वो हमने यहाँ से ही हिंट देख लिया, बिल्कुल लाइन के ऊपर रहने थे। तो लाइन के ऊपर रहने तो ऑप्शन नंबर सी में ही लाइन के ऊपर हैं, तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका आंसर होगा और कोई भी इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ऊपर नीचे जो है वो बन नहीं सकते। क्यों नहीं बन सकते, क्योंकि है ही बिल्कुल मिडल में है, तो मिडल में ही आंसर इसके आएंगे। आई होप ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी था और आप इसको अच्छे से समझ के होंगे। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखो। अब इस बार जो फोल्डिंग है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट है। फोल्डिंग डिफरेंट क्या है, ऐसे क्या था कि मैं पेपर को टाइप बाय टाइप फोल्ड कर रहा था, लेकिन इस बार क्या है, इस बार ये है कि पहले प्लेन पेपर को आधा ऊपर से फोल्ड किया हुआ है, आधा नीचे से फोल्ड किया हुआ है। यानी कि देखोगे आप बिल्कुल मिडल में बचा है, तो एक बार इस तरफ फोल्ड किया है, एक बार इसको इस तरफ फोल्ड किया है। आधा पेपर बीच में उसने कट किया, जो पार्ट बच गया उसको इसके ऊपर फोल्ड किया, इसको इसके ऊपर फोल्ड किया, यानी कि ये अभी तक एक ही फोल्ड है। देन उसके बाद जो पीछे पेपर इतना बच जाता है उसको उसने फोल्ड कर दिया इसके ऊपर, ठीक है। अब जिस तरह से फोल्ड किया है उस तरह से मैं इसकी डायग्राम बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले लास्ट फोल्ड जहाँ से यहाँ पर आना है, ठीक है। अब ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल जो है वो बिल्कुल सेम आएगा, क्योंकि मिडल में है तो मिडल में ही आएगा ट्राइंगल इस तरह से, ठीक है। ट्राइंगल इस तरह से आएगा, तो यहाँ पे भी आप ऑप्शन एलिमिनेट करना चाहो तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल जो है इसका जो कॉर्नर है वो कहाँ पे है, ऊपर वाली साइड है, ठीक है। तो ऊपर वाली साइड है, इसमें नीचे वाली साइड आ गया, नीचे वाली साइड आ गया, तो ये दोनों ऑप्शन जो हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे। अब पीछे बचेंगे ऑप्शन बी और डी, ठीक है। अब जो है मुझे पता है ये फेस ऊपर की तरफ खुलना है। अब ये फेस ऊपर की तरफ खुलना है तो मैंने आपको बताया कि फोल्डिंग वाली साइड जो आएगा तो ऊपर फोल्डिंग जब अनफोल्ड करेंगे तो वहाँ पर भी वैसा होगा। और देखा फोल्डिंग लाइन कहाँ पर है, बिल्कुल यहाँ पर लाइन है। यहाँ पे जो है इसका कोना आ रहा है ट्राइंगल का, तो यहाँ पे भी कोना ही आएगा ट्राइंगल का इस तरह से, ठीक है। किस तरह से आएगा, इस तरह से कोना आएगा, जैसे यहाँ पे मैंने बना दिया। अब एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, तो यहाँ पर भी आ गया, ठीक है। देन अब ये भी देख लेंगे ये ट्रायंगल कहाँ पे है, तो ये ट्रायंगल सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो ये ऊपर वाली साइड है, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। नीचे की बात करें तो नीचे वाली लाइन में ये लाइन थी नीचे, तो इस तरह से आएगा, और यहाँ पे भी ये वाला इस तरफ से आएगा, तो ये ओनली एंड ओनली ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका आंसर भी जो है वो ऑप्शन नंबर बी ही होगा। आई होप इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता था। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा।
क्वेश्चन क्या है, एक फोल्ड, पहले एक फोल्ड किया, ठीक है, यहाँ से आधा, फिर उसके बाद फोल्ड किया यहाँ से 1/4 पार्ट में, यानी कि पेपर को किया 2 बार फोल्ड, लेकिन कट जो लगा है वो लगा है बिल्कुल फोल्डिंग के ऊपर। जब बिल्कुल फोल्डिंग के ऊपर कट लगा है तो ये जो कट है जब इसको पहला अनफोल्ड करेंगे तो ये पहले यहाँ पे इस तरफ से आएगा और ये इसको कंप्लीट करेगा, ठीक है। फिर से देखता हूँ, अगर लाइन के ऊपर लाइन बचती है तो इस तरह से एक डायग्राम बनेगी। अब ऐसी डायग्राम जो है वो नीचे भी बनेगी, क्योंकि जब इसको इस तरफ से फोल्ड अनफोल्ड करना है तो ये डायग्राम बिल्कुल यहाँ पर भी बनेगी इस तरह से, ठीक है। तो थोड़ी हाथ से लाइन जो है वो ज़्यादा बन नहीं रही है, इस तरह से बनेगी, ठीक है। अब देखा जाए इस तरह से 2 ही ऑप्शन में है, ये ट्रायंगल जैसा बन नहीं सकता। ये जो कटिंग है वो बिल्कुल कहाँ पे चलेगी, कॉर्नर पे चली गई है, बट वो मिडल पे थी, ठीक है, बिल्कुल जहाँ पे फोल्ड होता है पेपर वहाँ पे थी। तो ऑप्शन में या तो बी तो या तो डी आएगा। अब कट 2 फोल्ड हैं तो आधे आधे हैं, तो कट जो हैं वो 2 लगेंगे, ये 1 था, ये भी कैंसिल हो गया। आंसर ऑप्शन से ही सामने दिख रहा था एलिमिनेट होके, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी आना था, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, इसको आप सोचिए ज़रा फटाफट से, देन उसके बाद हम भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन इस बार ज़रूरी नहीं है हर बार स्क्वायर या रेक्टेंगल वाला पेज होगा। पेपर आपका सर्कल में भी हो सकता था, ट्रायंगल में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। बस आपको ये चेक करना है कि फोल्ड करने के ऊपर क्या क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे एक फोल्ड यहाँ पे की, दूसरी फोल्ड यहाँ पर की और तीसरी फोल्ड यहाँ पर की, यानी कि इस बार कितने फोल्ड हुए हैं, 3 फोल्ड हुए हैं। अगर 3 फोल्ड हुए हैं तो 3 फोल्ड के ऊपर उसने क्या किया है, बिल्कुल एंड टू एंड तक बीच में उसने कट किया है, ठीक है। जब यहाँ पर इस साइड इतना इतना फोल्ड अनफोल्ड होगा तो ऑब्वियसली बात है ये कट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। जब इसका इतना इतना फोल्ड होगा, कितना इतना इतना फोल्ड होगा तो ये कट यहाँ पर पहुँच जाएगा, और जब ये पूरा अनफोल्ड होगा तो ये कट पूरा बिल्कुल सर्कल में चला आएगा। तो ये इस तरह से फोल्ड बिल्कुल सर्कल में कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में ही दिख रहा है और कहीं पे ऐसा दिख नहीं रहा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका भी आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे सिर्फ 2 फोल्ड किए हैं, बस आप इतना ही याद रखना, अगर 2 फोल्ड करो, 2 फोल्ड किए हैं क्योंकि पहला फोल्ड यहाँ पर, दूसरा फोल्ड यहाँ पर, 2 फोल्ड किए हैं तो एक कट लगाएं तो कितने आते हैं, 4 आते हैं। बट यहाँ पे 2 कट लगे हैं तो +4 और कर दो तो 8 कट लग जाएंगे। अब आपने ये देखना है कि 8 कट जो हैं वो कहाँ पर हैं। 8 कट जो यहाँ पर भी होंगे वही इसका आंसर होगा। अब यहाँ पे देखो 5 कट नहीं है, 6 कट भी नहीं है, 3 कट भी नहीं है, तो 8 कट जो हैं वो इसका आंसर है। तो आप यहाँ पे कट से भी इनके आंसर जो है वो निकाल सकते हो, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है जब ये इस तरफ खुलना है, ये जब इस तरफ खुलना है तो क्या होना है, ये एक कट बिल्कुल ये कोने के पास है तो ये भी कोने के पास आएगा, और ये पीछे है तो पीछे आएगा। अब ये जब ऊपर वाली साइड खुलना है तो ये भी तो ऐसे ही आएंगे, 2 सेंटर में और 2 कॉर्नर में इस तरफ से, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जैसा ही बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आप यहाँ पे देख रहे होंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कितने कट हैं। सबसे पहले तो कट की तो बात नहीं होगी, क्योंकि अगर मैं ट्रायंगल की शेप ही देखूंगा तो वहाँ से भी मेरा आंसर जो है वो निकल जाएगा। कैसे, अब मुझे पता है अगर ये कट इस तरफ से खुलेगा ट्रायंगल भी इस तरह से ही होगा, ठीक है। जब इसको मैं इस तरफ से खोलूँगा, ठीक है, इस तरफ से खोलूँगा तो ये ट्रायंगल का कॉर्नर ऊपर वाली साइड है, ठीक है। तो एज जो मेन शार्प एज वो ऊपर वाली साइड है, तो यहाँ पे भी फोल्डिंग के
पास आएगी, मतलब फोल्डिंग के पास है तो यहाँ पे भी फोल्डिंग के पास ऐसे आएगी, ये भी फोल्डिंग के पास ऐसे आएगी, ठीक है। यानी कि नीचे वाला जब इसको इस तरफ से खोलना है तो ये ऐसे कॉर्नर ऊपर वाली साइड और ये कॉर्नर नीचे वाली साइड ऐसे होंगे, बिल्कुल सेम पोजीशन में। तो भाई ये सेम पोजीशन में नहीं है, नहीं हो सकते, ये भी नहीं है, नहीं हो सकते, ये भी नहीं है, नहीं हो सकते। पीछे क्या बचेगा, पीछे बचेगा ऑप्शन नंबर बी, जो बिल्कुल सेम पोजीशन पे है, ऊपर और नीचे बिल्कुल फेस में। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे भी देखो, अगर यहाँ पे कट लगाऊं तो ये जो है, ये फेस जो है इसका, बस ये फेस देखना है, ये जो फेस है ये फोल्डिंग के पास है तो यहाँ पे भी फोल्डिंग के पास ही आएगा। बस ये चीज़ आपने देखनी है, आप अपना आंसर जो है वो ईजिली से निकाल पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि उसने जो पेंटागोन बनाया है वो ऊपर वाली साइड बनाया है। अब कट देखना है, कट जो है बेशक फोल्ड 2 लगे हैं तो 4 ही है, तो ऑप्शन में भी सभी में 4 ही हैं। सॉरी, फोल्ड 2 किए, एक कट लगा तो 4 कट लगेंगे तो वो 4 ही सभी ऑप्शन में। अब इनका फेस देखना था बस आपको। जब ये फेस इस तरफ से कट खुलना है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है जैसे यहाँ पे वैसे यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। कैसे कि इसका जो बिल्कुल क्या बोलते हैं सेंटर में इसका फेस है तो इसका भी सेंटर में फेस होगा, यानी कि इस तरफ से, तो इस तरफ से फेस होगा। तो ऑब्वियसली बात है ऑप्शन नंबर ए कैंसिल होगा और ऑप्शन नंबर डी कैंसिल होगा। अब ऑप्शन नंबर बी और सी की बात होगी सिर्फ। अब इसका इस तरफ फेस है तो सभी का फेस जो है वो किस में आएगा, सेंटर में आएगा। तो सभी का सेंटर में है तो ऑप्शन नंबर सी भी कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर जो है वो बच जाएगा। पॉइंट आगे आगे चलते जाएंगे और आपने अपनी सीरीज जो है वो चेक करते जाना है बाय ऑप्शन के साथ। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। देन मैं आपके ऊपर सीधा अब क्वेश्चन के ऊपर आऊँगा। जैसे कि क्वेश्चन जो है वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। तो क्वेश्चन में सबसे पहले डायरेक्शन दी होगी, डायरेक्शन में क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं। डायरेक्शन में जैसे लिखा हुआ है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ सीरीज इज गिवन विद वन टर्म मिसिंग, ठीक है, कि हर एक क्वेश्चन में आपको एक सीरीज दी होगी जिसके अंदर एक चीज़, एक नंबर या एक फिगर जो है वो मिसिंग होगी, विद वन टर्म मिसिंग। चूज द करेक्ट alternatives from the given ones that will be complete the series। और जो 4 ऑप्शन में हमें दी होंगे फिगर्स, या जो भी हमें 4 फिगर्स दी हैं उसमें से एक हमने चूज़ करना है जो कि उस सीरीज़ को क्या करेगी, फिल करेगी या कंप्लीट करेगी, ठीक है। तो ये वही जो सीरीज़ मैं आपको बताता हूँ वो इधर इन्होंने डायरेक्शन दी हैं, पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो हम देखते हैं, सीधा क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका पहला ये आ गया आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया कि इन क्वेश्चंस की अटैम्प्ट कैसे करनी है, इन क्वेश्चंस की अटैम्प्ट करनी है एक एक पॉइंट करके, ठीक है। एक एक पॉइंट क्या करना है, सबसे पहले अगर मैं देखूं ये डॉट के लिए देखूं तो डॉट सभी के ऊपर है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। देन उसके बाद अब मैं नीचे ये जो फ्लावर्स टाइप के बने हुए हैं, ठीक है, कर्व में, इनको हम देखेंगे। पहले कितने थे, 2 थे ये वाले, ठीक है। फिर उसके बाद कितने हो गए, 4 हो गए। फिर उसके बाद कितने हो गए, 6 हो गए। अब ऑब्वियसली बात है वही आंसर होगा जिसमें वो कर्व वाले फ्लावर्स जो हैं वो 8 होंगे क्योंकि सीरीज़ तो वही होती है जो सिग्नलिटी वाइज चलती जाती है। यहाँ पे मैंने देखा फ्लावर्स 2, 4, 6, अब 8 वाले होंगे। अब मुझे ऑप्शन में एलिमिनेट करने हैं कि कौन से 8 वाले हैं। देखा ये 4 वाले बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, 2 वाले भी नहीं हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है मेरा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए में ही मिल जाएगा। और नीचे अगर मैं ट्रायंगल की बात करूँ तो यहाँ पर भी आप देखोगे 2 ट्रायंगल हैं, 4 ट्रायंगल हैं, 6 ट्रायंगल और ऑप्शन में जो 8 होते। अब 8 जो ट्रायंगल थे वो आई थिंक 8 भी इसी में ही थे, ठीक है। तो अगर 8 भी इसी में ही थे, नहीं 8 सभी में थे, है ना, 8 सभी में थे, तो यहाँ से मेरा जो आंसर है वो नहीं निकलता, मेरा आंसर कर्व से निकलता, ठीक है। 8 सभी में थे लेकिन यहाँ पे भी हैं, बाकी वाले एलिमिनेट हो गए हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपको इनके ऊपर अप्रोच करनी होती है, अटैम्प्ट करनी होती है। सिर्फ एक एक चीज़ आपने देखनी है और देन उसको अपने फॉलो करते जाना है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यहाँ पे भी आपने क्या करना है, एक एक डॉट को पकड़ना है। जैसे यहाँ पे देखो एक सर्कल है और एक प्लस है, तो मैं सिर्फ पहले प्लस को लेके चलूँगा कि प्लस की पोजीशन क्या है। देखो प्लस पहले ऊपर वाले कॉर्नर में है,
ठीक है। फिर कहाँ पे आया, फिर ये इसके साथ, यानी कि अब ये एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री क्लॉकवाइज जो है वो घूमा है। फिर उसके बाद फिर से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा है। फिर उसके बाद फिर से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम के नीचे वाले बॉक्स में आ गया। अब ये जो प्लस है ये प्लस आएगा यहाँ पर, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आने के बाद यहाँ पर आएगा। अब सबसे पहले मुझे यही देखना है कि ये जो है प्लस ये वाली साइड कहाँ पर है। तो चार ऑप्शन में देखें, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन मेरा यहाँ तो ऑप्शन नंबर ए होगा या तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब मैं बात करूँगा सर्कल की। सर्कल की बात करूं तो पहले वो यहाँ पे था, अब ये क्या कर रहा है, सर्कल 90 डिग्री क्लॉकवाइज चल रहा है। वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था, ये क्लॉकवाइज चल रहा है। तो यहाँ पे 90 डिग्री क्लॉकवाइज यहाँ पे पहुँच गया, फिर उसके बाद 90 डिग्री क्लॉकवाइज यहाँ पे पहुँच गया। अब ये जो सर्कल है वो कहाँ जाएगा, ये सर्कल जाएगा ऊपर टॉप पर, यानी कि ये सर्कल अब यहाँ पर जाएगा। अब यहाँ पर जाएगा तो ये आपने यही चेक करना है कि ऑप्शन में कहाँ पर है। तो ऑप्शन में ये है आपका ऑप्शन नंबर सी में, और ऑप्शन नंबर सी ही फिर मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सर्कल नीचे है तो ये नहीं हो सकता। वैसे भी ये प्लस इधर ही था तो ये तो पहले भी नहीं होना था, ये पहले ही एलिमिनेट हो गया था। तो देखो पहले ही मैंने यहाँ पे देखा कि एक ही पॉइंट जो आपने चेक किया प्लस से ही आपको क्वेश्चन निकल चुका था। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि प्लस जो है वो एक ही जो जहाँ पे मुझे चाहिए वो एक ही ऑप्शन था, तो ओ प्लस से ही मेरा आंसर निकल गया हुआ था। ठीक है, बट फिर भी उसको कंफर्म करने के लिए मैंने सर्कल भी देखा, तो सर्कल से भी देखा, ऑप्शन नंबर सी ही मेरा राइट आंसर है। तो बस इसकी अप्रोच इसी तरह से करनी है जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा और नीचे चार ऑप्शन भी दिख रहे होंगे, तो अप्रोच करनी है इसको भी। अब यहाँ पे आप देखोगे इसमें क्या है, इसमें आपके एक स्केयर के टाइप का जो बॉक्स है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, उसको 8 पार्ट में डिवाइड किया है। तो मुझे अब वही चेक करना है कि ये कितने कितने पार्ट छोड़कर वो जो दो शेप्स हैं वो जा रही हैं। सबसे पहले मैं डार्क शेप की बात करूँगा, ये जो आपकी डार्क वाली शेप है ये वाली, इसको देखूँगा तो ये पहले यहाँ पर थी। ठीक है, फिर एक बॉक्स छोड़कर दूसरे बॉक्स में फिल हुई है। देखो यहाँ पे थी, फिर उसके बाद ये वाले बॉक्स को छोड़कर दूसरे बॉक्स में फिल हुई है, फिर उसके बाद ये वाले बॉक्स को छोड़कर यहाँ पर फिल होगी। देखोगे आप ये वाले बॉक्स को छोड़कर यहाँ पर फिल होगी है। अब जो आंसर आएगा उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि ये वाले बॉक्स को छोड़कर यहाँ पे फिल होगी। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं यहाँ पे फिल कहाँ पर है, यहाँ पे फिल यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे फिल यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पे फिल यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पे फिल ऑप्शन नंबर बी में है सिर्फ। अब मैं दूसरी भी देखूंगा जो लाइन वाली हैं, अंडरलाइंस वाली। तो लाइंस वाली है जो वो भी पहले ये छोड़कर यहाँ पे आई, बिल्कुल यहाँ पर आई, फिर ये छोड़कर यह वाले पोजीशन पे आई तो बिल्कुल ये वाले पोजीशन पे आई। ठीक है, फिर उसके बाद अब ये वाले पोजीशन को छोड़कर यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो अब देखोगे ऑप्शन नंबर बी में ही वहाँ पर है और कहीं भी नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंगली मेरा आंसर जो है वो भी ऑप्शन नंबर बी ही रहेगा, और ऑप्शन नंबर बी ही मेरा जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। कुछ नहीं किया, एक पार्ट वाइज पार्ट जो है वो मैं आगे आगे चलता गया। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ये क्वेश्चन को क्योंकि सभी के लिए वीडियो है तो सभी को अच्छे से समझ आना चाहिए। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, 8 पार्ट्स में डिवाइड था। पहले मैंने देखा डार्क पार्ट को जब देखा तो उसमें देखा कि मैंने ये एक बॉक्स छोड़ के दूसरे बॉक्स में फिल हो रहा है। जैसे यहाँ पे एक बॉक्स को छोड़ा दूसरे बॉक्स में फिल हो गया, एक बॉक्स को छोड़ा दूसरे बॉक्स में यहाँ पर फिल हो गया। अब ए वाले बॉक्स को छोड़ के ये जो यहाँ पे अंडरलाइन है यहाँ पर आएगा, तो ऑप्शन में देखना है यहाँ पे कहाँ पे है। तो ऑप्शन में भी देखा तो एक ही ऑप्शन में था जो कि ऑप्शन नंबर बी में था, तो यही मेरा जो है वो राइट आंसर हो जाता। आई होप ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 4, जिसके ऊपर लिखा होगा, क्वेश्चन में है क्या, कुछ नहीं है, पेंटागन की शेप है और उसके अंदर आपको लाइंस दी हुई हैं। बस वही लाइंस देखनी है कि वो कहाँ की कहाँ चलेगी। ठीक है, तो एक ही पॉइंट पकड़ना है। तो मैंने आपको पहले बताया था अगर एक ही पॉइंट पकड़ना है तो मैं इसका क्या पकड़ लेता हूँ, मैं इसका पकड़ लेता हूँ कॉर्नर, यहाँ पे एंगल बना हुआ है, यानी कि मैं पकड़ूंगा इसका ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट देखा, पेंटागन है,
ठीक है, 1 2 3 4 5, हाँ पेंटागोन है तो 5 इसके क्या होंगे, एजेस होंगे। ठीक है, 5 कॉर्नर हैं इसके, तो 5 कॉर्नर हैं, तो पहले आपने देखा ये वाले कॉर्नर में है। ठीक है, दूसरा जो जहाँ पे जो दोनों लाइनें मिल रही हैं तो वो उसका अब एक पॉइंट के छोड़ के दूसरे कॉर्नर पे आ गया। तीसरी बार उसका एक उसके आगे वाले कॉर्नर में आ गया एंटी क्लॉकवाइज। अब जो ऑप्शन में इसका राइट आंसर होगा वो कहाँ पे होगा, वो होगा ये वाले पोजीशन पे आ गए। अब बस आपने ये देखना है कि ये वाले कॉर्नर पे कहाँ पे बन रही है, यानी कि ये लाइन कुछ इस तरह से बनेगी। अब ये आपका पेंटागोन है। ठीक है, अब जो जो लाइन बनेगी वो ये वाले कॉर्नर से बनेगी। ठीक है, ये वाले कॉर्नर से बनेगी। अब यहाँ पे देखना है ये वाले कॉर्नर से कौन सी है तो ये वाले कॉर्नर से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन बन रही है, वो है ऑप्शन नंबर बी वाली। ठीक है, ये कौन सी, जो जहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे बननी थी। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखने में अगर हम सोचते तो क्वेश्चन मुश्किल था, लेकिन अगर हमने इसका एक पॉइंट के ऊपर टारगेट किया, अप्रोच की, तो हम इसको ईजिली से निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन में है क्या, कुछ नहीं है, आपने देखने हैं यहाँ पे एक एक पॉइंट। पहले आप क्या देखोगे, पहले आप इनके सर्कल देख लो। ठीक है, पहले हम क्या देखेंगे, पहले हम देखेंगे सर्कल। तो सर्कल में जैसे ही मैंने ध्यान दिया तो यहाँ पर पहले कितने थे, पहले ऑप्शन, पहले जो बॉक्स है सीरीज का उसमें 3 सर्कल थे, है ना। फिर उसके बाद कितने सर्कल आए, 2 सर्कल आए। फिर उसके बाद कितने सर्कल आए, 2 ही सर्कल आए, लेकिन उसके ऊपर थोड़ी सी चेंजेस आई। ठीक है, तो वही अब हम देखेंगे हुआ क्या। पहले 3 सर्कल थे और ऊपर जो लाइंस थी वो 4 थी। अब 2 सर्कल हुए तो लाइंस 4 ही रही। अब 2 सर्कल सेम रहे, लेकिन लाइंस जो हैं वो क्या होगी, वो क्या बोलते हैं उसको, डिफरेंट होगी ना। अब क्या होगा, अब ये होगा कि सर्कल तो एक कम होगा, लेकिन ऊपर वाली लाइन जो है वो सेम रहेंगी, क्योंकि एक बार सर्कल चेंज हो रहा है, एक बार ऊपर वाली लाइंस चेंज हो रही हैं। एक बार सर्कल चेंज हो रहा है, एक बार ऊपर वाली लाइंस चेंज हो रही हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे, अब क्योंकि सर्कल सेम हो गया था पिछली बार, अब सर्कल चेंज होगा, एक एलिमिनेट होगा, लेकिन लाइन वैसी की वैसी रहेंगी। अब लाइन जो है ये वाली ऑप्शन वाली कहाँ पे है, यहाँ तो ऑप्शन नंबर ए में है, यहाँ तो ऑप्शन नंबर बी में है, सी में नहीं है, और डी में तो सर्कल ही नहीं है, लेकिन है तो है ना। अब यहाँ पे देखेंगे पहले 3 सर्कल थे, फिर उसके बाद 2 सर्कल आए, चेंज हुआ क्योंकि ऊपर वाली सेम थी। अब 2 सर्कल आए तो ऊपर वाली चेंज होगी। अब सर्कल चेंज होंगे तो 2 से 1 कम हो जाएगा, तो 1 सर्कल आएगा। 1 सर्कल आएगा तो वो ऑप्शन नंबर बी में ही है, जिसके ऊपर हम वो वाली शेप भी देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी ही मेरा राइट आंसर है, और यही इसका आंसर भी हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरह से इस क्वेश्चन की अप्रोच थी और किस तरह से इस क्वेश्चन को किया है। ठीक है, कुछ नहीं है, आप देखो पहले 3 सर्कल हैं, फिर 2 हुए। ठीक है, फिर 2 ही रहे, अब 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 हो जाएगा, तो फिर उस हिसाब से देखा तो बी और सी दोनों में से 1 होगा। अब ऊपर देखोगे पहले लाइन सेम रही, फिर चेंज होगी, अब चेंज नहीं होगी, अब सेम रहेंगी। तो सेम कहाँ पे थी, ऑप्शन नंबर बी में, तो यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। अब इसकी भी अप्रोच करनी है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इनके जो कॉर्नर के ऊपर एल टाइप जो बना हुआ है उनको हम देखेंगे। ठीक है, उनको हमने देखना है, उनको देखें तो इन्हीं से क्वेश्चन निकल जाएगा। जैसे क्या, जैसे कि क्या, जैसे आप देखोगे, जैसे आपने यहाँ पे देखा कि ये जो एल टाइप है, ठीक है, ये दोनों ऑपोजिट में है और इस तरफ है, फिर उसके बाद इस तरफ हुए, फिर सेम वही पोजीशन पे आ गए। अब अगली बार जो आंसर होगा वो कौन सी पोजीशन पे होंगे, ये वाली पोजीशन पे होंगे। तो ये वाली पोजीशन पे या तो ऑप्शन नंबर ए है या तो ऑप्शन नंबर डी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो डॉट है, डॉट का तो कोई लेना देना ही नहीं है। अब पीछे बचेगा क्या, पीछे बचा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी। अब हम बाद में, अब हम देखेंगे कि जो बीच में था उसके अंदर डॉट कितने हैं। ठीक है, अब हम वो देखें एक बार। हमारा जो क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर जो था आपका बी और सी जो है वो एलिमिनेट हो गए थे, ए और डी की बात करेंगे। अब हम देखें कि जो बीच में सर्कल बना हो उसके अंदर डॉट कितने हैं, एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, ठीक है। अब एक है तो हमारे ऑप्शन में भी एक ही होना चाहिए, बट ऑप्शन नंबर ए में 2 डॉट आ गए, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। वैसे भी आप देखते हैं लाइन जो है पहले इस तरफ थी, फिर इस तरफ हुई, फिर इस तरफ हुई, अब ये किस तरफ से होनी है, अब ये इस तरफ से होनी थी, ठीक है। कैसे, पहले हुई इस तरफ से, फिर हुई नहीं सॉरी, पहले थी इस तरफ से ऐसे करके, है ना, ऐसे करके थी, फिर ये ऐसे करके हुई, फिर ये ऐसे करके हुई, अब ये ऐसे करके हो जानी थी, ठीक है। तो इस तरह से आप देखते तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाता, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, ठीक है। इसकी भी क्वेश्चन जो है एक एक चीज़ करके ही देखनी है। सबसे पहले एरो की बात करें तो सभी में एरो है, तो हर एक में एरो है, तो ऑप्शन में भी एरो है, इससे कोई लेना देना नहीं है। हम देखेंगे सबसे पहले सर्कल की बात करेंगे। बात करें अगर हम सर्कल की, तो यहाँ पे हमने देखा पहले ऊपर सर्कल थे बट 2 थे, नीचे सर्कल आए तो कितने हो गए, 3। अब ऊपर सर्कल आए तो 3 ही रहे, अब नीचे सर्कल आएंगे तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब नीचे सर्कल 4 जो है वो कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी 1 में ही है, तो यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, बाकी वाले सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। अब मैं ट्राइंगल के लिए भी देख लेता हूँ। यहाँ पे 3 ट्राइंगल नीचे हैं तो ऊपर भी 3 ट्राइंगल सेम ही रहे। अब नीचे 4 ट्राइंगल आए तो ऊपर भी 4 ट्राइंगल आने चाहिए। अब ऊपर 4 ट्राइंगल आने चाहिए तो ऑप्शन नंबर डी में 4 ट्राइंगल हैं, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो सकता था, लेकिन इसमें जो नीचे सर्कल जो थे वो 3 थे, हमें कितने चाहिए थे, 4 चाहिए थे, इसलिए ये भी एलिमिनेट था। हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी में ही है और यही इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब इसके ऑप्शन जो हैं वो ऊपर हैं, बट फिर भी हम इसको अप्रोच करेंगे कि खुद बनाते हैं कि इसका आंसर जो है वो पूरी तरह से क्या बनना था, ठीक है। तो बात करें हम इसकी, तो पहले सर्कल तो सभी में आएगा, ठीक है, पहले तो बॉक्स सभी में भी आएगा, ठीक है, बॉक्स सभी में आएगा। उसके बाद बॉक्स के अंदर जो सर्कल है वो सभी में आएगा, सर्कल सभी में आ गया। अब ये जो डार्क वाला डॉट है या सर्कल बोल सकते हो, ये वाला, ये सभी में एक ही पोजीशन में है, तो यहाँ पे भी एक ही पोजीशन पे आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब बात करूँगा मैं दूसरा जो ब्लैंक सर्कल है, वो पहले यहाँ पर था, है ना, फिर मतलब पहले लेफ़्ट पे था, फिर राइट में आया, फिर से लेफ़्ट में आया, अब राइट में आएगा, यानी कि जो ब्लैंक सर्कल है वो आएगा यहाँ पर, है ना। फिर उसके बाद आपने देखा एक जो सर्कल के अंदर ब्लैंक सर्कल है उसकी पोजीशन सेम है, नीचे की तरफ है, बॉटम में है और बॉटम में ही रहेगा, बॉटम में रहा। देन उसके बाद मैं बात करूं लाइन डॉट की, तो 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, अब कितने हो जाएंगे, 4 डॉट हो जाएंगे, 2, 3 और 4, ऐसे वाली शेप कुछ बनेगी। तो ये आप नोट डाउन कर लो, मैं ऑप्शन में अभी दिखाऊंगा कि ये जो है ये शेप जो है वो इस कहाँ पर है, क्या है, डॉट सर्कल डार्क वाला और ब्लैंक वाला एक ही पोजीशन में राइट वाली साइड में, बीच में 4 लाइनें और नीचे सर्कल। अब ये हमने ढूंढना है, देखते हैं ऑप्शन की तरफ। तो ये इसके ऑप्शन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो आप यहाँ पे आप देखोगे डॉट और क्या बोलते हैं उसको, डार्क सर्कल और ब्लैंक सर्कल एक ही साइड में, तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर हो गया। बीच में 4 लाइनें आ गई और नीचे एक ब्लैंक सर्कल आ गया, तो ये ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी ही मेरा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं है, एक एक पॉइंट करके ही मैंने किया और एक एक पॉइंट से ही पूरी मैंने फिगर बना दी, और यही एक तरीका होता है इन क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी करने का और जल्दी से जल्दी इसको अप्रोच करने का और बिल्कुल सही आंसर निकालने का, ठीक करें, जिसको हम सिलोजिज्म के नाम से भी जानते हैं। वो अलग से भी वो एक टॉपिक है, यानी कि इस लॉजिकल रीजनिंग के अंदर भी आता है और बाहर भी अलग से इसको सिलोजिज्म के नाम से जानते हैं, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन लॉजिकल रीजनिंग के अंदर कुछ और टॉपिक, ठीक है, जो कि ज़्यादातर आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो रहते हैं, एक तो स्टेटमेंट एंड अजम्पशन के ऊपर रहते हैं, ठीक है,
दूसरे रहते हैं या फिर दूसरे रहते हैं स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट वाले के ऊपर, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी जो रहेगी वो स्टेटमेंट एंड अजम्पशन के ऊपर रहने वाली है, ठीक है। आप पिछले प्रीवियस एग्जाम भी देखो जिसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस जो है उन्होंने डाले हुए हैं, तो वो ज़्यादातर मैक्सिमम सिर्फ 2 ही टॉपिक के आते हैं। खास करके अगर हम जेके एसएसबी के एग्जाम की अगर हम बात करें तो वहाँ पे अगर वो लॉजिकल रीजनिंग के बारे में बोलेगा, जहाँ तो वो सिलोलिज्म के क्वेश्चन होंगे, और अगर आपको सिलोलिज्म के क्वेश्चन नहीं होंगे तो फिर आपके एजम्पशन या फिर आर्गूमेंट के क्वेश्चन ही मिलेंगे, ठीक है। बाकी और भी एसएससी की एग्जाम की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी लॉजिकल रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा अजम्पशन और आर्गूमेंट के ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो अजम्पशन और आर्गूमेंट की बात करें तो सबसे पहले आज हमारी क्लास जो है वो किसके ऊपर रहेगी, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन के ऊपर रहेगी। तो अजम्पशन होता क्या है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए अजम्पशन जो वर्ड है ये कहाँ से आया, ठीक है। अजम्पशन का मतलब है अज्यूम करना, किसी भी चीज़ को अज्यूम करना, अज्यूम करना यानी कि मानना, ठीक है। सबसे पहली बात, जब भी आप एजम्पशन के क्वेश्चन करो इसको कभी भी आपने रियल लाइफ से रिलेट नहीं करना है, ठीक है। पहली बात रियल लाइफ से रिलेट नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर हमें दी जाएगी स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट के ऊपर जो हमें अजम्पशंस यानी कि मानना या फिर हम इसको मान्यता बोलते हैं, ठीक है। मान्यता, अज्यूम करना, ठीक है। मानना या फिर हम इसको मान्यता बोलते हैं कि जो भी चीज़ हमें अजम्पशन दी जाएंगी वो हमने देखना है स्टेटमेंट के ऊपर इम्प्लिसिट कर रही है या फिर नहीं कर रही है, ठीक है। हालांकि आपको मेरी बातें अभी स्टार्टिंग में चाहे इतनी ज़्यादा डिटेल में ना समझ आ रही हों, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपके लिए चीज़ें हर एक सिंपल होती जाएंगी, सब चीज़ें जो है वो सिंपल होती जाएंगी। अब मैं आपको, क्योंकि देखा जाए तो लॉजिकल रीजनिंग पार्ट है, इसके लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता है। कोई भी अगर हम देखें इसके लिए कोई हम बोलते हैं कि इसके लिए ये फॉर्मूला है, इसके लिए आपको ये बेसिक समझना है तो ये आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर जो भी आपको अजम्पशंस या कोई भी क्वेश्चन के आगे अजम्पशन या आर्गूमेंट्स होती हैं वो क्या होता है कि वो हमेशा सारी आपको सही लगती हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली वो क्या पूछना चाह रहा है वो हमें कहीं ना कहीं ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस रह जाती है, ठीक है। तो बात करें अजम्पशंस होती क्या हैं, इसके लिए आगे बढ़ते हुए अब आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें और मतलब धीरे धीरे और चीज़ें इसके बारे में क्लियर होती जाएंगी। सबसे पहले अगर जैसे हम देखें कि अजम्पशंस होती क्या है तो उसकी अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। एग्जांपल ये है कि अजम्पशंस क्या होती हैं, अजम्पशंस होती हैं किसी भी स्टेटमेंट के अंदर छुपी हुई लाइन्स, जिसको हम बोलते हैं हिडन लाइंस, ठीक है। हिडन लाइंस जो कि किसी स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है, अगर हम कोई बात बोलते हैं वो बात बोलने का पीछे मकसद क्या है, बस वही होती है अजम्पशंस। चाहे बात को नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट बात है आपको पूरे टॉपिक में जो हमेशा आपको दिमाग में याद रखनी है कि अजम्पशंस होती क्या हैं, होती हैं हिडन लाइंस किसके अंदर, कोई भी स्टेटमेंट के अंदर। जैसे कोई स्टेटमेंट अगर आपने कोई बात बोली है वो बात के अंदर कोई क्या छुपी हुई बात है उसी को बोला जाता है अजम्पशन, यानी कि अज्यूम करना कि ऐसा बोला है तो फिर बोला क्यों है, ठीक है, क्यों बोला है, इसके पीछे का क्या रीज़न है, वही होती हैं इसकी अजम्पशंस कि हम ये मान लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई एक एग्जांपल लेके मैं चलूँ, क्या अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, एक एग्जांपल सेट करते हैं इसके लिए। अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि जो हमारा JKSSB का जो चैनल है, ठीक है, JKSSB का जो चैनल है, ठीक है, JKSSB का जो चैनल है वो दिन भर दिन, ठीक है, डे बाय डे क्या होता जा रहा है, डे बाय डे जो है, डे बाय डे जो है वो नंबर 1 चैनल बनता जा रहा है, नंबर 1 चैनल डे बाय डे बनता जा रहा है, ठीक है। तो ये मेरी एक स्टेटमेंट आ गई, ये एक मैंने क्या अपनी बात रखी है, आपके सामने स्टेटमेंट आई है क्या कि जो JKSSB का जो चैनल है वो दिन भर दिन क्या होता जा रहा है, नंबर 1 चैनल बनता जा रहा है। ये मैंने आपके सामने एक स्टेटमेंट सेट की, ठीक है। दूसरी बात, अब मैं इसके ऊपर अजम्पशन बोलूँ तो पहली अजम्पशन मैं ये लिखूँ कि पहली अजम्पशन ये कि JKSSB जो है वो बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करती है, ठीक है, बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करती है,
दूसरी अगर मैं अजम्पशन ये लिखूं कि जो JKSSB है, ठीक है, JKSSB जो चैनल है, ठीक है, JKSSB जो चैनल है वो बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड नहीं करती, बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड जो है, बेस्ट मटेरियल नॉट प्रोवाइड लिखता हूँ मैं, है ना, यहाँ पर बेस्ट मटेरियल नॉट प्रोवाइड, ठीक है। एक एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ, ठीक है, इस एग्जाम्पल को समझना, इससे लाइन जो चीज़ें जो हैं वो आपकी और क्लियर हो जाएंगी। मैं आपको बता दूँ, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन और आर्गुमेंट ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपको अपने दिमाग के अंदर डालने पड़ेंगे। इसके लिए कोई रूल नहीं होगा कि मैं आपको बताऊँ इसके लिए ये रूल्स याद कर लो तो आपका निकल जाएगा, ये आपको खुद सोचना है। सोचना क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। हालांकि देखा जाए तो आपको जो चीज़ें पूछी होंगी वो दोनों को दोनों सही लगेंगी, लेकिन आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या आपकी सोच है, बस वही चीज़ आपको देखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपके एक एग्जांपल रखी थी कि जो JKSSB का चैनल है वो दिन बर दिन नंबर 1 बनता जा रहा है, ठीक है, ये स्टेटमेंट आ गई। उसके बाद 2 अजम्पशंस रखी कि JKSSB जो है वो बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करता है। दूसरी अजम्पशन ये रखी JKSSB बेस्ट मटेरियल नॉट प्रोवाइड, मतलब बेस्ट मटेरियल जो है वो प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझना, मैं अगर पहले स्टेटमेंट ये लिखी कि JKSSB दिन बर दिन नंबर 1 चैनल बन रहा है, तो आप इन एजम्पशन को छोड़ोगे तो आपके दिमाग में सबसे पहले यही आएगा क्या कि क्यों बनता जा रहा है, ठीक है। JKSSB चैनल डे बाय डे जो नंबर 1 क्यों बनता जा रहा है, फिर हम कुछ सोचेंगे कि यार वो इसलिए बन रहा है क्योंकि हो सकता है उनके पास बेस्ट टीचर हो सकता है उनके पास बेस्ट मटेरियल हो सकता है उनके पास बेस्ट एक्सपीरियंस हो, तभी वो दिन बर दिन नंबर 1 चैनल बनता जा रहा है। तो वही जो हम सोचा कि ये क्यों बन रहा है, तो वो जो पीछे उसके जो लाइंस निकल के आ रही थी वही अजम्पशंस हैं, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, कि जो कि आप जो चीज़ें बोल रहे हो, ठीक है, उसके पीछे का जो हिडन लाइंस निकल रही हैं वही आपका क्या है, वही आपकी असम्पशंस हैं, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर देखा जाए तो ये दोनों लाइनें अगर देखा जाए तो रियल लाइफ से देखें तो दोनों सही हैं कि भाई एक तो ये है कि कुछ ये भी बोलेंगे मटेरियल प्रोवाइड करता है, कुछ ये भी बोलेंगे मटेरियल प्रोवाइड नहीं करता है, अच्छा ठीक है। कहने के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लोगों का क्या है उसके हिसाब से तो दोनों सही हैं, लेकिन मुझे किसके अकॉर्डिंग चूज़ करना है, मुझे अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चूज़ करना है। स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि दिन बर दिन नंबर 1 बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो बेस्ट मटेरियल अच्छा प्रोवाइड कर रहा है, तो प्रोवाइड कर रहा है तभी ये नंबर 1 चैनल बन रहा है। तो आप बोलोगे अजम्पशन पहली जो है वो इम्प्लिसिट कर रही है। अगर मैं बोलूँ कि नहीं कर रहा तो वो अच्छा कैसे बनेगा, ठीक है, तो यानी कि ये जो है ये हिडन लाइंस इस टॉपिक की नहीं है। आई होप आप इस एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि यहाँ पे स्टेटमेंट एंड अजम्पशन में अजम्पशंस होती क्या हैं, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अजम्पशंस होती हैं हिडन लाइंस। हिडन लाइंस कौन सी, जो आपने स्टेटमेंट बोली है वो स्टेटमेंट के पीछे कुछ बातें छुपी हुई हैं कि वो स्टेटमेंट क्यों बोली है, उसी को बोला जाता है अजम्पशंस, ठीक है। आपके सामने एक मैंने एग्जाम्पल, अच्छी सी एग्जाम्पल ताकि आप सभी को समझ आ जाए, उसकी एग्जाम्पल आपके सामने रखी तो आपको अच्छे से समझ आ गया, ठीक है। अब इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस, पहले उससे पहले मैं ये चेक कर लूँ कि आपको यहाँ पे सब कुछ अच्छे से दिखाई दे रहा है, यहाँ कुछ कट तो नहीं रहा स्क्रीन से, नहीं सब कुछ दिख रहा है, ठीक है, तो अच्छी बात है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर नहीं, हम चलते हैं कुछ पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड, ठीक है, यहाँ पे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड, ठीक है, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है, जो हमें नोट करने हैं, ठीक है। कौन कौन से, इसके ऊपर आपके मैक्सिमम क्वेश्चन, अगर आपको मतलब ऐसी अजम्पशन जो आपको सही भी लग रही हो, ठीक है, तो वो जो है वो भी होगी गलत। कुछ इंपॉर्टेंट वो पॉइंट्स जो कि आपको थोड़ा सा डिफरेंट करवाएगा कि ये अजम्पशन सही है या फिर अजम्पशन जो है वो गलत है, ठीक है। तो सबसे पहले
सबसे पहली जो लाइन है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो सबसे पहले आपने ये पॉइंट याद रखना है कि इसके अंदर, ठीक है, अजम्पशन के अंदर कभी भी जब भी ओनली शब्द आएगा, ठीक है, किसी भी अजम्पशन के अंदर ओनली वर्ड जो आएगा वो जो है उस ओनली वर्ड, जिस भी अजम्पशन के अंदर ओनली वर्ड आए वो अजम्पशन कभी भी इम्प्लिसिट नहीं करेगी, ठीक है। ओनली वाले में कभी भी अजम्पशन जो है वो इम्प्लिसिट नहीं करती, ओनली वर्ड में कभी भी अजम्पशन इम्प्लिसिट नहीं होती, ठीक है। फिर उसके बाद ओनली के बाद अगर कोई आपकी अजम्पशन ओनली के साथ अगर कहीं पे आल लिखा हो तो आल में भी इम्प्लिसिट नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देखूं यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, जे कैसेस बी बेस्ट मटेरियल नॉट प्रोवाइड। नॉट प्रोवाइड मतलब नॉट लग गया, नॉट लगे इसका मतलब नो आ गया, तो नो जो है कभी भी अजम्पशन में ना की जो बात है वो नहीं होती, ठीक है। इसी तरह से आल की भी बात नहीं होती, ठीक है। देन उसके बाद अगर मैं देखूं तो जो सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं वो भी अजम्पशन के रूप में गलत होती हैं, इम्प्लिसिट नहीं करती, ठीक है। कौन सी? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्रीज जो होती हैं वो भी अजम्पशन के रूप में इम्प्लिसिट नहीं होती हैं, ठीक है, वो भी इम्प्लिसिट नहीं होती हैं। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं कि जर्नली, ठीक है, ज़्यादातर, सिर्फ जर्नली बोल रहा हूँ, ठीक है, जनरली जो है नेगेटिव अजम्पशन जो हैं वो भी गलत होती हैं, ठीक है। एक तो ओनली शब्द, दूसरा अभी जो मैंने पीछे एग्जांपल नॉट वाली दी थी उसके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा ओनली में शायद बता दिए, लेकिन नेगेटिव जो नेगेटिव अजम्पशन है उससे आपने दूर रहना है। कब तक? जब तक स्टेटमेंट में नेगेटिव बात ना हो, ठीक है। बस ये इसलिए मैंने यहाँ पे जनरली लिखवा दिया, यानी कि मैक्सिमम टाइम नेगेटिव अजम्पशन कभी भी इम्प्लिसिट नहीं होंगी, ठीक है। इसको चाहे अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख लेना, ठीक है। क्या था कि कहीं भी अजम्पशन के अंदर अगर आपको ओनली दिख जाए वो भी इम्प्लिसिट नहीं होगी, आल दिख जाए वो भी इम्प्लिसिट नहीं होगी, सुपरलेटिव डिग्री दिख जाए वो भी इम्प्लिसिट नहीं होगी। दैन उसके बाद अगर आपको कहीं पे नेगेटिव अजम्पशन है कभी कभी, ठीक है, मतलब मैक्सिमम टाइम, ठीक है, हर बार नहीं लेकिन मैक्सिमम टाइम वो भी इम्प्लिसिट नहीं करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं वो याद रख लेना, किसके अंदर? एजम्पशन के अंदर आपको ये काम आएंगे, ठीक है। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, क्योंकि है तो ये आपके क्वेश्चन बेस्ड टॉपिक ही हैं, इसके अंदर आपको मैक्सिमम क्वेश्चन ही दिखेंगे, ठीक है। क्योंकि सीखने वाला कुछ नहीं है, सिर्फ आपको बताएंगे कि ये किस तरह से गलत है, सिर्फ जो बातें आपको बता दी उन बातों को याद रखें, देन आप ये क्वेश्चन जो है वो 100% करेक्ट करोगे, ठीक है। क्योंकि इसमें गलत कुछ भी नहीं है, सिर्फ एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है स्टेटमेंट के अंदर, बस वहाँ पे देखा जाएगा कि वो चीज़ सही है या गलत है, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम। जैसे कि क्वेश्चंस जो हैं वो आपको जब भी आएंगे उसके पहले आपको कुछ इस तरह से डायरेक्शंस दी जाएगी। डायरेक्शन में आप पहले पढ़ लें, सिर्फ एक ही बार आपको पढ़ना है, बाकी जब भी आपको पेपर में आएगा आपको डायरेक्शंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ है क्या। जैसे कि डायरेक्शन में लिखा होगा इन ईच क्वेश्चंस बिलो इज़ गिवन, ठीक है, मतलब जो भी आपको क्वेश्चन नीचे गिवन है उसके अंदर आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी फॉलोड बाय 2 अजम्पशंस, जिसके अंदर 2 अजम्पशन है उसके बाद आएंगी नंबर 1 एंड नंबर 2। एंड अजम्पशन समटाइम्स सुपोज्ड आर टेकन फॉर ग्रांटेड, कुछ अजम्पशन जो हैं वो ग्रांटेड है यानी कि सही हैं। यू हैव टू कंसिडर द स्टेटमेंट एंड फॉलोइंग अजम्पशंस आर डिसाइड विच ऑफ द अजम्पशन इज इम्प्लिसिट, कि आपको यही चेक करना है कि कौन सी अजम्पशन इम्प्लिसिट होगी स्टेटमेंट के ऊपर और कौन सी नहीं, ठीक है। तो 5 ऑप्शन है। पहला ये है कि सिर्फ एक ही इम्प्लिसिट करेगी, ओनली 1। दूसरा ऑप्शन ये है कि ओनली सेकंड इम्प्लिसिट होगी। थर्ड ऑप्शन है कि आइदर 1 और 2, या तो पहली या तो दूसरी। चौथा ऑप्शन है या पहली भी नहीं करेगी दूसरी भी नहीं करेगी, और 5वां ऑप्शन है कि पहली और दूसरी दोनों करेंगी। तो ये 5 ऑप्शन आप याद रखना, इन्हीं 5 ऑप्शन के साथ हम सारे क्वेश्चंस जो हैं वो करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 आज का। जैसे आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा होगा,
क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट जो है वो क्या है, स्टेटमेंट के अंदर क्या बोल रहा है कि इफ़ इट इज़ ईजी टू बिकम एन इंजीनियर, कि अगर इंजीनियर बनना आसान है, आई डोंट वांट टू बी एन इंजीनियर, मुझे इंजीनियर नहीं बनना है, ठीक है, मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है कि अगर इंजीनियर बनना एक आसान काम है तो मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता। देखो, अगर आप खुद सोचो कि अगर ये आप बात खुद बोलो, ठीक है, कि अगर इंजीनियर बनना इजी है तो मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता, ये बात आप कहोगे तो क्यों कहोगे, ठीक है, अगर कहोगे तो दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा, तभी आप ये बात बोलोगे, ठीक है। तो कोई चीज़, अब देखो जैसे मैं बोलूँ, आपको एक एग्जांपल दूँ कि मैंने खाना खाना है, ठीक है। अब खाना जो आपने खाना है तो इसके लिए आपके पीछे हिडन लाइंस क्या है कि आपको भूख लगी है तभी आपने खाना खाना है। तो हिडन लाइंस एजम्पशन क्या होगी कि आपको भूख लगी है, ठीक है, इसलिए आप ये स्टेटमेंट जो है वो आपने खाना खाना बोला है, ठीक है। तो इसी तरह से स्टेटमेंट में है कि अगर इंजीनियर बनना ईजी है तो मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता, ठीक है। अब एजम्पशन क्या है, एजम्पशन पहली ये है कि एंड इंडिविजुअल एस्पायर्स टू बी प्रोफेशनल, कि एक हर एक जो एस्पायर्स हैं, एस्पायर्स मतलब जो भी कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है, जो भी कैंडिडेट्स हैं इंजीनियर बनने वाले, वो क्या हैं, वो प्रोफेशनल हैं, वो क्या हैं, प्रोफेशनल हैं। एक बात हमेशा याद रखना, जो भी आपकी एजम्पशन होगी वो हाईली डिपेंड किसके ऊपर करेगी, स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। जो स्टेटमेंट में पूछा है आपने वही चीज़ यहाँ पे आपने चेक करनी है, वही चीज़ बतानी है। स्टेटमेंट के ऊपर अगर कोई एजम्पशन नहीं आ रही है तो वो हमेशा गलत होगी। खुद से कुछ भी नहीं सोचना, मैंने आपको बोला है ना कि खुद की नॉलेज नहीं लगानी है। क्यों नहीं लगानी है, क्योंकि बस आप इतना सोचो कि आपकी जो स्टेटमेंट है वही आपने चेक करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एन इंडिविजुअल एस्पायर्स टू बी प्रोफेशनल, यानी कि हर एक जो कैंडिडेट्स है, ठीक है, वो क्या है, प्रोफेशनल है। अब देखो, प्रोफेशनल हो चाहे ना हो, प्रोफेशनल जो वर्ड है वो स्टेटमेंट में यूज़ ही नहीं हुआ। हम प्रोफेशनल है या नहीं है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। बस आप इतना समझो कि जो आपकी स्टेटमेंट में नहीं है वो हमने देखना तक नहीं है, ठीक है। स्टेटमेंट को ही आपने सच मानना है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही आपने अपनी असम्पशंस बतानी है। तो यहाँ पे यही था कि एन इंडिविजुअल एस्पायर्स, यानी कि हर एक एस्पायर्स जो है वो प्रोफेशनल है। तो ऐसा तो यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा नहीं है, इसलिए पहली जो अजम्पशन है वो गलत है। हालांकि रियल लाइफ से देखें तो भाई हर कोई अपने आप में प्रोफेशनल होता है, लेकिन यहाँ पे गलत है क्योंकि स्टेटमेंट में ऐसा कुछ दिया ही नहीं हुआ। दूसरा ये है, अजम्पशन ये है कि वन डिज़ायर्स टू अचीव टू थिंग्स विच इज़ हार्ड अर्न, कि भाई बंदा उसी चीज़ को अचीव करना चाहता है जो कि बड़ी मुश्किल से मिलती है, ठीक है। बंदा वही चीज़ अचीव करना चाहता है जो कि बड़ी मुश्किल से मिलती हो, ठीक है। तो भाई जो स्टेटमेंट थी उसके पीछे का मेन रीज़न ही तो यही था। अगर आप अजम्पशंस ना भी पढ़ते, आप स्टेटमेंट में अगर पूछ लेते ये क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि उसके दिमाग में यही है कि भाई जो चीज़ मुश्किल है मैं वही करना चाहता हूँ। अगर इंजीनियरिंग बनना ईजी है तो मैं नहीं बनूंगा, क्यों, क्योंकि वो चीज़ बनना चाहता है जो चीज़ बनने में मुश्किल आए, ठीक है। तो एजम्पशन सेकंड वही चीज़ तो बोल रहा है कि वन डिज़ायर टू अचीव टू थिंग्स विच इज़ हार्ड अर्न, यानी कि बंदा वही चीज़ अचीव करना चाहता है जो कि हार्ड है। तभी तो इंजीनियर इजी है, इसलिए वो इंजीनियर नहीं बनना चाहता। तो ये आपको पता चल गया होगा अब इसमें क्या है। अब उसके हिसाब से आंसर क्या होगा, आंसर होगा ओनली अजम्पशन सेकंड इम्प्लिसिट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और देखा जाए तो ये कौन सा था, ये ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर था। आई होप आप अब अच्छे से फेमिलियर हो गए होंगे कि स्टेटमेंट एंड अजम्पशन में किस तरह से क्वेश्चन आने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है। बिल्कुल इजी वे में बताएंगे, ठीक है, आपको अच्छे से सब कुछ पता भी चल जाए कि होता क्या है और क्या नहीं होता। देखा जाए तो दोनों सही थे, लेकिन हमें चलना है किसके अकॉर्डिंग, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, स्टेटमेंट में क्या चीज़ बोली हुई है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, चिल्ड्रन आर इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय देयर टीचर्स नाउ डे, ठीक है, कि भाई चिल्ड्रंस जो हैं वो
आजकल ज़्यादा टीचरों को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं या इन्फ्लुएंस्ड कर रहे हैं, ठीक है, कि टीचरों से ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं या प्रेरित हो रहे हैं, ठीक है, ये इन्फ्लुएंस का मतलब है। अब स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि आजकल जो चिल्ड्रन है वो टीचरों से ज़्यादा प्रेरित हो रहे हैं, ठीक है, जहाँ उनके जैसा बनना चाहते हैं, ठीक है, टीचरों को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आप इस तरह से स्टेटमेंट समझ सकते हो कि चिल्ड्रन आर इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय देयर टीचर्स नाउ अ डे, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है। अब अजम्पशन की ओर चलेंगे। अब क्यों हो रहे हैं, पहले आप ये दिमाग में बना के रखें कि क्यों हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आजकल टीचर्स जो हैं वो ज़्यादा मतलब अच्छे से पढ़ाते हों या स्टूडेंट्स जो हैं उनको अच्छा कुछ मानते हों, तभी ऐसा हो रहा होगा कि उनसे ज़्यादा प्रेरित होते हैं, ठीक है। अब अजम्पशन क्या है, पहली अजम्पशन आपकी ये है कि द चिल्ड्रन कंसीडर टीचर एज देयर मॉडल, कि चिल्ड्रन जो हैं, आजकल जो चिल्ड्रन है वो टीचर्स को अपना मॉडल समझते हैं कि उनके जैसा बनना है हमको, इस तरह से वो सोचते हैं, तो अपना मॉडल समझते हैं, तभी ज़्यादातर टीचरों से प्रेरित हो रहे हैं। दूसरा ये है कि अ लार्ज अमाउंट ऑफ चिल्ड्रंस टाइम इज स्पेंट इन स्कूल, कि ज़्यादा मात्रा का जो टाइम है, चिल्ड्रंस का जो ज़्यादा टाइम है वो स्कूल में रहता है, इसीलिए वो ऐसा हो रहा है। तो देखा है तो दोनों सही होते हैं, लेकिन स्टेटमेंट के ऊपर देखा जाए तो उसमें ये था, पहली स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे इम्प्लिसिट करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे जो चीज़ लिखी हुई है, क्यों प्रेरित हो रहे हैं, क्योंकि टीचरों को अपना मॉडल मानते होंगे, ठीक है, तभी वो उनसे इन्फ्लुएंस्ड हैं, ठीक है। इसका मतलब पहली तो सामने सामने दिख रहा है कि ये उसके ऊपर इम्प्लिसिट कर रही है, लेकिन दूसरी देखें, क्वेश्चन ये था कि लार्ज अमाउंट ऑफ चिल्ड्रंस टाइम, कि चिल्ड्रन का ज़्यादा टाइम। अब देखो ज़्यादा टाइम कैसे हो सकता है, 24 घंटे हैं, 24 घंटे में स्कूल की टाइमिंग कितनी होती है, स्कूल की टाइमिंग ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे होती है। तो आप इस तरह से कैसे बोल सकते हो कि ज़्यादातर जो टाइम है वो चिल्ड्रन जो हैं वो कहाँ पे बिताते हैं, वो टीचर्स के साथ बिताते हैं या स्कूल में बिताते हैं। और दूसरी बात अगर देखें तो ऐसी लाइन जो है वो कहीं भी स्टेटमेंट में आपको नहीं दिख रही है। इसका मतलब ये जो आपकी अजम्पशन सेकंड वाली है वो यहाँ पे इम्प्लिसिट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे ना तो ऐसा कुछ लिखा हुआ है स्टेटमेंट में कि कितना टाइम स्पेंड होता है, कितना टाइम स्पेंड नहीं होता, इसलिए ये यहाँ पे इम्प्लिसिट नहीं हो रही है। हाँ ये है कि क्यों इन्फ्लुएंस्ड है, क्योंकि चिल्ड्रन जो हैं वो टीचरों को अपना मॉडल मानते होंगे, ठीक है, मानते हैं, तभी तो ऐसा है, तभी तो वो उनसे ज़्यादा प्रेरित हैं। इसका मतलब यहाँ पर ओनली अजम्पशन 1 फॉलो करेगी, ठीक है, 1 अजम्पशन जो है, ओनली अजम्पशन फर्स्ट इज इम्प्लिसिट, ओनली अजम्पशन जो पहली है वही इम्प्लिसिट यहाँ पर होगी। आई होप यहाँ पे भी आप अच्छे से समझ गए होंगे कि यहाँ पे भी मैं क्या कहना चाहता था, अच्छे से आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। स्टेटमेंट है इफ़ ही इज़ इंटेलिजेंट ही विल पास द एग्जामिनेशन, कि अगर वो इंटेलिजेंट है तो वो एग्जामिनेशन जो है वो पास कर लेगा, ठीक है। स्टेटमेंट है कि अगर वो इंटेलिजेंट है तो वो एग्जामिनेशन को, अगर वो इंटेलिजेंट है तो एग्जामिनेशन को जो है वो पेपर को पास कर लेगा। अब असम्पशन ये है टू पास ही मस्ट बी इंटेलिजेंट, अगर पास होना है तो उसको इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। तो भाई यही तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि भाई पास होने के लिए उसको इंटेलिजेंट, अगर वो इंटेलिजेंट है तभी पास होगा, तो इसका मतलब ये है कि पास होने के लिए उसको इंटेलिजेंट जो है वो बनना पड़ेगा। तो ये सामने सामने दिख रहा है, इम्प्लिसिट होगी। लेकिन नेक्स्ट ये है ही विल नॉट पास द एग्जामिनेशन, वो एग्जामिनेशन जो है वो पास नहीं करेगा। अब देखो पास करेगा या नहीं करेगा ऐसा तो उन्होंने कुछ ना तो लिखा है ना तो कुछ बताया। हाँ ये लिखा है कि अगर वो इंटेलिजेंट है तो ही एग्जामिनेशन पास करेगा, लेकिन और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे देखें कि नेगेटिव चीज़ों से हमेशा दूर रहना है, तो नेगेटिव चीज़ आ गई है तो इसलिए ये भी इम्प्लिसिट जो है वो नहीं करेगी। इम्प्लिसिट नहीं करेगी, दो रीज़न, एक तो यहाँ पे नॉट आ गया, दूसरा ये कि यहाँ पे पास करेगा या नहीं करेगा ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये जो अजम्पशन है वो फॉलो नहीं करेगी। अगर यहाँ पे ये लिखो कि देयर इज़ ओनली रीज़न टू पास द एग्जामिनेशन,
कि भाई इंटेलिजेंट होना ही इकलौता रीज़न है एग्ज़ाम को पास करना, ठीक है। तो क्या ये सही होता? अब देखो, जब मैंने आपको बोला कि ओनली रीज़न जो है, ओनली शब्द आ जाए तो वो कभी भी इम्प्लिसिट नहीं होगा। देखो, क्योंकि बिल्कुल ये ऐसा तो है नहीं है कि यही एक रीज़न है, और भी कई सारे रीज़न हो सकते हैं। इसलिए जब भी ओनली शब्द आएगा वो भी इम्प्लिसिट जो है वो नहीं करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ये आता है कि ही विल पास द एग्जामिनेशन, तो भी इम्प्लिसिट नहीं करता, क्योंकि उसके लिए उसने क्या लगाया हुआ है, कंडीशन ये लगाई है कि अगर वो इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पे इन्होंने इंटेलिजेंट का नाम ही नहीं लिखा, सिर्फ ऐसे लिख दिया कि एग्जामिनेशन पास कर लेगा या एग्जामिनेशन पास नहीं करेगा। तो ऐसा कभी भी स्टेटमेंट में नहीं है। इसलिए ये चीज़ दूसरी स्टेटमेंट अजम्पशन जो है वो इम्प्लिसिट नहीं करेगी, लेकिन पहले वाली जो है वो इम्प्लिसिट जो है वो कर जाएगी। आई होप आप अच्छे से इसको भी समझ गए होंगे कि क्या इसका आंसर था, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा, ठीक है। अभी एक पीडीएफ इसके साथ ही आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, जहाँ पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए होंगे, ठीक है। उनको आपने निकालना है, ठीक है। निकाल के आप उनको चेक करेंगे, ठीक है। चेक करके आप भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। कुछ और भी प्रैक्टिस आप बाहर आगे पीछे से भी देख सकते हो। चीज़ हमेशा सेम रहेगी। अजम्पशन का मतलब कुछ हिडन लाइंस, तो अजम्पशंस कुछ इम्प्लिसिट करेंगी, कुछ नहीं करेंगी। वही चीज़ आपने चेक करनी है कि कौन सी इम्प्लिसिट कर रही है और कौन सी इम्प्लिसिट नहीं कर रही है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन हम जाते जाते ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, लास्ट क्वेश्चन है ये, इसको भी हम करेंगे। देन उसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको पीडीएफ के थ्रू मिल जाएंगी, वहाँ पे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। स्टेटमेंट है ए एडवाइस टू बी, कि ए जो है वो बी को एडवाइस दे रहा है, ठीक है, या एडवाइस दी कि क्या, गो टू जम्मू विया अमृतसर द शॉर्टेस्ट रूट, कि अगर आप जम्मू जाना है, ठीक है, आप जम्मू जाओ कौन से, अमृतसर वाले रास्ते से, क्योंकि वो क्या है, वो शॉर्टेस्ट रूट है, ठीक है, शॉर्टेस्ट रूट है। तो स्टेटमेंट है कि ए ने बी को एडवाइस दी कि आप अमृतसर के रास्ते से जम्मू जाओ क्योंकि वो शॉर्टेस्ट रूट है, ठीक है। अब अजम्पशन क्या है, अजम्पशन ये है कि वी विशेस टू गो टू जम्मू, कि बी जो है वो जम्मू जाना चाहता है। अब देखो, ए ने बी को सलाह दी है कि आप ये वाले रास्ते से जाओ, अब बी जाना चाहता है तभी तो उसको सलाह दी गई है, ठीक है। अब देखो, मैं आपको कोई सलाह दे रहा हूँ, आप वो चीज़ करने की सोच रहे हो तभी तो मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, ऐसे बिना बात की सलाह थोड़ी ना दूंगा, ठीक है। अब देखो, अगर हम ये कुछ बात करें कि भाई इंडिया जो है वो उसको मैच जीतना चाहिए, अब इंडिया का मैच होगा तभी तो हम बोल रहे हैं कि उसको मैच जीतना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे पहली जो अजम्पशन है वो इम्प्लिसिट हो जाएगी, पहली इम्प्लिसिट होगी। अब दूसरी चीज़ देखें, लिखा हुआ है ए गिव्स एडवाइस टू एवरीबॉडी। अब देखो, ए जो है वो हर किसी को सलाह देता फिरता है, ये तो स्टेटमेंट में है ही नहीं है, ठीक है। अब स्टेटमेंट में नहीं है तो ये, हालांकि ऐसे देखा है तो रियल लाइफ में सही है कि भाई कोई बंदा किसी को सलाह देता है, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट में इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ये वाली सेकंड जो अजम्पशन है वो इम्प्लिसिट नहीं करेगी, पहली इम्प्लिसिट जो है वो कर जाएगी। तो ये क्वेश्चंस होते हैं स्टेटमेंट एंड अजम्पशन में। आई होप कि आप ये भी अच्छे से समझ गए होंगे। समझ गए हो तो थम्स अप प्लीज़ एक बार ज़रूर कर दें, ठीक है, ताकि हमें भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल जाए। बाकी बिल्कुल ईजी मैंने आपको बता दिया था कि उसमें क्या होता है कि जो स्टेटमेंट आपको दी है वो स्टेटमेंट कहने का क्या रीज़न था, क्या क्यों हम वो कहना चाहते थे, उसके पीछे छुपी हुई बात क्या थी, वही स्टेटमेंट एंड अजम्पशन कहलाती है। आज हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। बात करें हम स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट की, तो आर्गुमेंट से ही आपको पता चल रहा होगा कि आर्गुमेंट यानी कि एक किस्म से देखा है तो एक डिबेट है। कोई भी बात अगर हम बोलें वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उसके पीछे क्या रीजंस हैं, वो ही कहलाती है आर्गुमेंट्स, ठीक है, वही कहलाते हैं आर्गुमेंट्स। आपको एक बात पूछी जाएगी, क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो वो ही आपने बताना है। अगर होना चाहिए वो रीज़न है, नहीं होना चाहिए वो रीज़न आपको बताया जाएगा। आपने यही चीज़ बतानी है कि इसमें से कौन सा रीज़न जो है वो स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, क्योंकि जो रीज़न बताए जाएंगे वो सही होंगे। रीज़न आपके सही हैं, बस ये आपको देखना है कि स्टेटमेंट के ऊपर जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि वीक आ रहा है, बस वही आपने बताना है। एजम्पशन को आपने रियल लाइफ से रिलेट नहीं करना होता है, जो स्टेटमेंट में है बस वही सच मान लेना है। यहाँ पे इसको आप रियल लाइफ से रिलेट करोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूँ कि एक क्वेश्चन ये मैंने पूछ लिया कि क्या ऑनलाइन स्टडी जो है
जो कि कोरोना के टाइम पे ज़्यादा हाइक पे हुई है, तो ऑनलाइन स्टडी जो है क्या ये होनी चाहिए आगे इन फ्यूचर में, या इसको ऑनलाइन स्टडी को बंद कर दिया जाए? ये आपसे एक बात पूछ ली गई, ठीक है। अब आपके तो मन में अपने अपने विचार आ रहे हैं कि होनी चाहिए। देखो कोई ना कोई बात है, ज़िंदगी में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी लिमिटेशन ना हो, या जिसकी फ़ायदे ना हो, या फिर किसी के नुकसान ना हो, ठीक है। जो भी चीज़ बनाई है इस इन्वायरमेंट में, या इस मतलब आप बोल सकते हो पूरे वर्ल्ड में या पूरी अर्थ पे, तो इसमें हर एक चीज़ के कुछ फ़ायदे अगर होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं, ठीक है। तो बस वही चीज़ हमने देखनी है, लेकिन जो उन्होंने फ़ायदे या नुकसान लिखे हैं वो उसके ऊपर कितने सही बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं, वही हमारी आर्गूमेंट है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया ऑनलाइन स्टडी है, क्या ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैं जहाँ पे कुछ आर्गुमेंट्स दे रहा हूँ, तो पहले मैंने ये लिखा कि हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि इसके अंदर हम घर बैठकर अच्छे से अच्छे कोचिंग जो है वो हम कर सकते हैं, ठीक है। हम घर बैठकर, ठीक है, एट होम हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छी, ठीक है, बेस्ट क्वालिटी जो स्टडी है, ठीक है, वो हम कर सकते हैं। बेस्ट क्वालिटी स्टडी जो है वो हम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा अगर मैं बोलूँ कि नो, इससे क्या होगा, लॉट्स ऑफ टाइम एंड मनी वेस्ट। मैं बोल रहा हूँ कि हाँ होनी चाहिए। पहला मैंने लिखा कि हाँ होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, हमें घर बैठे एक अच्छा क्वालिटी स्टडी मटेरियल जो है वो हमें मिलता है। दूसरा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे लॉट्स ऑफ मनी एंड टाइम जो है वो वेस्टेज होती है। अब देखो अगर पहला हम आर्गूमेंट की बात करें तो भाई घर बैठे हमें अच्छा प्रोडक्ट मिलता है। कोई भी हम मतलब दूसरी स्टेट के ऑनलाइन मटेरियल ख़रीदते हैं, या फिर हम देखो जैसे हम आपको ऑनलाइन स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप घर बैठ के अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो यानी कि ये आर्गूमेंट पहला बिल्कुल सही है कि ऑनलाइन स्टडी, आई थिंक मैंने ऊपर स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है। मैंने ये था कि ऑनलाइन स्टडी शायद ठीक है, कि ऑनलाइन स्टडी मैंने ये बोला था कि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मैंने बोला येस होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट हम घर बैठे ले सकते हैं, ठीक है, बेस्ट क्वालिटी स्टडी मटेरियल। दूसरा ये है कि नहीं, क्योंकि इससे टाइम और मनी वेस्ट होता है। अब मुझे बताओ, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग लोगे उसमें भी तो आपका टाइम उसमें ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट होगा, क्योंकि बाहर निकलोगे, आने जाने में टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, ठीक है, ज़्यादा पैसे आपको वेस्ट करने पड़ेंगे। तो उस हिसाब से देखें तो दूसरा जो आर्गूमेंट है वो फिट ही नहीं बैठ रहा, ठीक है। तो जब फिट ही नहीं बैठ रहा तो वही हम बोल देंगे कि इसमें ये है कि जो पहला आर्गूमेंट है वो तो स्ट्रॉन्ग था हमारी स्टेटमेंट के ऊपर, लेकिन दूसरा आर्गूमेंट जो है वो वीक है। बस इसी तरह से, ठीक है, जो एग्जाम्पल आपको सामने बता दी, इसी तरह से हर एक क्वेश्चन में यही सेटअप होगा। आपको स्टेटमेंट पूछी जाएगी, आपने देखना है कि जो आर्गूमेंट हैं वो कौन से उसके ऊपर सेट बैठ रहे हैं और कौन से नहीं बैठ रहे हैं। तो बस यही पूरा जो है वो आर्गूमेंट्स है, ठीक है। अब इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं, सॉरी इसमें कुछ की पॉइंट्स भी हैं, ठीक है। इसमें क्या की पॉइंट्स है वो मैं अब आपको नेक्स्ट लिखवाऊंगा, ठीक है। इसमें कुछ की पॉइंट्स मैं यहाँ पे आपको लिखवाना चाहूँगा। पहले इसको मैं थोड़ा सा साइड देखता हूँ अगर जगह है तो। चलो यहाँ पे मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बता देता हूँ, ठीक है, कुछ की पॉइंट्स। लेकिन उससे पहले चलो हम ये समझ लेते हैं कि होता है क्या है कि आपको जिस तरह से अजम्पशन में कुछ डायरेक्शन दी जाएंगी, वैसे यहाँ पे आपको डायरेक्शंस दी जाएंगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ ए स्टेटमेंट एंड 2 आर्गूमेंट्स, ठीक है, 2 आर्गूमेंट्स दिए जाएंगे। आपको बस वही डिसाइड करना है कि कौन सा आर्गूमेंट क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और कौन सा आर्गूमेंट क्या है, वीक है। ऑप्शन इस तरह से मिलेंगे कि अगर ओनली एक पहला आर्गूमेंट स्ट्रॉन्ग है, दूसरा स्ट्रॉन्ग है, या दोनों में से कोई एक स्ट्रॉन्ग है, आइदर और वाला केस ज़्यादातर लगता नहीं है, या दोनों के दोनों गलत हैं, यानी कि दोनों के दोनों वीक हैं, या फिर दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग हैं। तो ये आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो इस तरह से आपको डायरेक्शंस होंगी। लेकिन उसके लिए आपको कुछ पहले की पॉइंट्स आपको बता दूं, कुछ की पॉइंट्स जिससे आप इजीली से सॉल्व कर पाओगे कि ये आर्गूमेंट कौन सी जो आपकी स्ट्रॉन्ग है या फिर कौन सी आर्गूमेंट आपकी वीक है। उसमें सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट्स ये बता दो कि कौन कौन सी आर्गूमेंट आपकी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। तो कौन कौन सी आर्गूमेंट स्ट्रॉन्ग हो सकती है, पहले आप लिखोगे जो कि यूनिवर्सल फैक्ट होगा।
जो यूनिवर्सल फैक्ट होगा, ठीक है, वो हमेशा आर्गुमेंट आपकी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। कोई भी यूनिवर्सल फैक्ट है, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ कि सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, कुछ इस तरह से मान लो कि आर्गुमेंट में ये आ गया कि सन जो है वो हमेशा ईस्ट से राइज करता है, तो भाई वो यूनिवर्सल फैक्ट है, तो वो आर्गुमेंट हमेशा सही है। हो सकता है कोई सूरज के ऊपर ही कोई आर्गुमेंट चल रही हो, इस तरह से कुछ स्टेटमेंट पूछ लिया है, तो उसमें ये तो यूनिवर्सल फैक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद यूनिवर्सल फैक्ट के बाद अगर कहीं पे लिखा हो एक्सपीरियंस की बात हो, किसी के एक्सपीरियंस की बात हो, तो एक्सपीरियंस की बात भी हमेशा स्ट्रांग होती है, ठीक है, एक्सपीरियंस की बात भी हमेशा स्ट्रांग होती है। या फिर कोई गवर्नमेंट का आर्डर है, ठीक है, गवर्नमेंट का कोई आर्डर है या रूल है, ठीक है, या फिर सुप्रीम कोर्ट का निकला हुआ लॉ है, ठीक है, या फिर यूएनओ द्वारा बनाया गया की गाइडलाइंस हैं, इनके द्वारा बनाए गए रूल्स आर्डर्स जो जितने भी होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। देन उसके बाद जैसे सुप्रीम कोर्ट में हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, लॉज हैं, कानून हैं, वो सब कुछ जो है वो आर्गूमेंट क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। देन उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है याद रखना, जिसके अंदर वन वे लिखा हो। वन वे का मतलब है कि हाँ ये एक तरीका हो सकता है, तो वहाँ पे जो भी आपकी आर्गूमेंट होगी वो आप स्ट्रांग उसी टाइम आप उसको लगा दोगे, ठीक है। तो ये 4 हैं। इसी तरह से मैं आपको कुछ 4 और बताऊंगा। यू आर्गूमेंट आपके वीक हो सकते हैं, यू आर्गूमेंट आपके क्या हो सकते हैं, वीक हो सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ सबसे पहले कंपैरिजन की, जहाँ पे भी कंपैरिजन होगा वो आर्गुमेंट हमेशा गलत होगा, गलत या फिर वीक होगा, ठीक है, क्योंकि कंपैरिजन में कभी भी एक दूसरे की तुलना के साथ हम आर्गुमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल ली कि क्या ऑनलाइन स्टडी जो है वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ कि भाई ऑनलाइन स्टडी जो है वो होनी चाहिए क्योंकि अमेरिका वाले भी ऑनलाइन स्टडी करते हैं तो वो अच्छे से पढ़ रहे हैं इसलिए होनी चाहिए, तो भाई ये जो है ये क्या हो गया, कंपैरिजन हो गया। तो कंपैरिजन की जब भी बात आएगी आर्गुमेंट में उसको क्या माना जाएगा, वो वीक आर्गुमेंट मानी जाएगी, ठीक है। देन दूसरा उसके बाद अगर मैं बात करूँ, किसी में लिखा हो ओनली वे, किसी में ओनली वे लिखा हो, ठीक है, जैसे वहाँ पे वन वे था यानी कि एक तरीका हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर लिखा हो कि सिर्फ यही एक तरीका है, देन वो आर्गुमेंट भी क्या हो जाएगी, वीक आर्गुमेंट हो जाएगी। तो ये कुछ की पॉइंट्स जो हैं वो आपने याद रखने हैं, जिससे आप आर्गुमेंट पहचानने में आपको जो है वो क्या बोलते हैं, हेल्प मिलेगी, ठीक है। देन अब क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन जो भी था आपको जितना बेसिक इसके लिए चाहिए होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन देखो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि डज इंडियन नीड्स सो मैनी प्लान्स फॉर डेवलपमेंट, क्या इंडिया को डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा प्लान की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये आपकी स्टेटमेंट है कि डेवलपमेंट के लिए क्या प्लान की ज़रूरत है। अब पहला आर्गूमेंट ये है येस नथिंग कैन बी अचीव्ड विदाउट प्रॉपर प्लानिंग, कि हाँ हमें प्लान की ज़रूरत है, क्यों, क्योंकि बिना प्लानिंग के कोई भी चीज़ अचीव करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो सच भी है, बात सच भी है, रियल लाइफ से रिलेट करें तो भाई अगर हमें कोई चीज़ करनी है, कोई चीज़ को पाना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको पेपर क्रैक करना है उसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग बनानी पड़ेगी, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, तो वो आपका जो है उस हिसाब से देखा है तो पहली आर्गुमेंट जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट हो जाएगी, पहली आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट है नो टू मच टाइम मनी एंड एनर्जी इज वेस्टेड ऑन प्लानिंग। मुझे बताओ टाइम की तो चलो मान लें थोड़ा बहुत वेस्ट हो जाएगा, भाई मनी और एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, प्लान के हिसाब से मनी और एनर्जी वेस्ट हो जाए, वो आर्गुमेंट तो भाई गलत हो जाएगी, वो आर्गुमेंट वीक आर्गुमेंट मानी जाएगी, क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं कि प्लान करने में हमारे पैसे उड़ जाएंगे, ऐसा नहीं है, ये आर्गुमेंट आपकी वीक हो जाएगी, ये आर्गुमेंट क्या है, आपकी वीक है। तो आई होप आप अब अच्छे से समझ गए होंगे कि क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। देखने को हमें दोनों सही लगेंगे, लेकिन कुछ की पॉइंट्स याद रखने या फिर कुछ रियल लाइफ से रिलेट करके आपने देखना है कि कौन सी चीज़ हो सकती है, कौन सी चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है। अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुड इनकम टैक्स एबोलिश्ड इन इंडिया? क्या इंडिया में इनकम टैक्स जो है वो एबोलिश यानी कि ख़त्म कर देना चाहिए? ठीक है, जो इनकम टैक्स चुकाते हैं, टैक्स सिस्टम जो है, क्या वो बंद कर देना चाहिए इंडिया में? अब इसके ऊपर आर्गूमेंट है। पहला ये कि येस, चाइना हैज़ आल्सो एबोलिश द टैक्स सिस्टम। येस, क्योंकि चाइना ने भी टैक्स सिस्टम को क्या कर दिया हुआ है, ख़त्म कर दिया हुआ है। तो भाई चाइना ख़त्म कर दिया तो इससे हमें क्या लेना देना हुआ? तो ये तो सीधा सीधा क्या आ गया, कंपैरिजन आ गया। ऐसा अगर देखा है तो सही था कि भाई उन्होंने भी बंद कर दिया तो चलो हम भी बंद कर देते हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ आपके दिमाग में है, ऐसा कभी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बात किसकी आ गई, कंपैरिजन की। तो कंपैरिजन हमेशा गलत होता है, वो ऑलरेडी आपको रूल के अंदर बता दिया। तो देखा जाए तो फिर ये आर्गूमेंट आपका क्या हो जाएगा, ये आर्गूमेंट आपका वीक हो जाएगा। दूसरी बात करें कि नहीं, बंद नहीं करना चाहिए क्योंकि इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ रेवेन्यू, तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये रेवेन्यू का अच्छा सोर्स है, पैसों के लिए अच्छा सोर्स है, इसलिए ये बंद नहीं करना चाहिए। तो ये आर्गूमेंट कौन सा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। तो देखा जाए तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, ओनली आर्गूमेंट सेकंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, शुड इंडिया सपोर्ट ऑल द इंटरनेशनल पॉलिसीज ऑफ यूएसए? कि इंडिया को जितनी भी यूएसए की पॉलिसी हैं उनको सपोर्ट करनी चाहिए। ठीक है, क्या इंडिया को यूएसए की जितनी भी पॉलिसी हैं क्या उनको सपोर्ट करना चाहिए? पहला है आर्गुमेंट, नो, मैनी अदर पावरफुल कंट्रीज डू नॉट सपोर्ट द सेम। बोल रहा है कि नहीं, हमें सपोर्ट नहीं करनी चाहिए क्योंकि और भी जितनी पावरफुल कंट्रीज़ हैं वो सपोर्ट नहीं कर रही हैं। तो यहाँ पे भी देखो बात किसकी आ रही है, यहाँ पे भी बात आ गई है कंपैरिजन की। तो कंपैरिजन की बात आ गई है तो ये आपका जो आर्गुमेंट है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। और वैसे भी भाई बाकी वाले कर रहे हैं तो हमें क्या लेना देना है उसे, हमें तो अपना देखना है। तो ये आर्गुमेंट सही नहीं बैठेगी। दूसरा ये है यस कि हाँ हमें सपोर्ट करनी चाहिए क्योंकि दिस इज़ द ओनली वे, यही एक रास्ता है टू गेन असेस टू यूएसए डेवलपमेंट फंड्स। यूएसए डेवलपमेंट फंड जो है मतलब उनके फंड लेने का सिर्फ यही एक तरीका है कि हम उनकी पॉलिसी को सपोर्ट करें। भाई अब ये भी देखो कि ऐसा यहाँ पे ये भी पॉसिबल नहीं है कि क्या सिर्फ यही रास्ता बच गया है। अगर खुद सोचा जाए कि क्या सिर्फ यही एक रास्ता बच गया है कि यूएसए से डेवलपमेंट के लिए फ़ंड लेने का, भाई और भी है, कुछ और हेल्प कर लो, कुछ और मतलब उनके काम में आ जाओ। ज़रूरी थोड़ी ना कि सिर्फ एक यही रास्ता है। हाँ, अगर ये लिखो कि दिस इज़ द वन वे, कि ये एक तरीका हो सकता है, फिर ये स्ट्रॉन्ग होगी। लेकिन ओनली वे वाला कि सिर्फ यही एक तरीका है वो हमेशा गलत होता है, ओनली वे वाला हमेशा गलत होता है। इसमें क्या है, इसमें दोनों गलत हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, नाइदर वन नॉर टू। ठीक है, नाइदर वन नॉर टू आर्गुमेंट फॉलो, इसमें कोई भी आर्गुमेंट जो है वो फॉलो नहीं करेगी। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि क्वेश्चन में क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 ऐसे गलती से लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट है, शुड गर्ल्स लर्न लाइक जूडो एंड कराटे। ठीक है, शुड गर्ल्स लर्न आर्ट लाइक, ठीक है, यानी कि क्या गर्ल्स को आर्ट सीखना चाहिए, कौन सा, जूडो और कराटे का। पहली आर्गुमेंट है यस, इट विल इनेबल देम टू डिफेंड देमसेल्फ फ्रॉम रोजेस एंड रफ्यून्स। ठीक है, दूसरा है नो दे विल लूज देयर फेमिनिन ग्रेस। इसको फटाफट से करने की कोशिश करें, इसको सोचो पहले। ठीक है, देन मैं आपको बताता हूँ। तो
इसकी आई होप कि आपने अच्छे से सोच लिया होगा और सामने देखने से भी दिख रहा है, लेकिन फिर भी कुछ और तरीके से सोचें। तो पहला ये था कि हाँ सीखना चाहिए, क्योंकि ये जो बदमाश लोग होते हैं उनसे रक्षा, ठीक है, खुद मतलब डिफेंड देम सेल्व्स, कि वो अपने आप की सुरक्षा कर सकें। दूसरे मतलब जो लड़के होते हैं कौन से बदमाश टाइप के, उनसे जो है वो अपने आप की सुरक्षा जो है वो खुद कर सकें, इसलिए सीखना चाहिए। तो ये आर्गूमेंट सही है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये आर्गूमेंट आपकी क्या हो जाएगी, ये आर्गूमेंट हो जाएगी आपकी स्ट्रॉन्ग। इसी में अगर दूसरी बात करें कि नो दे विल लूज देयर फेमिनिन ग्रेस, कि वो अपनी जो क्या बोलते हैं उसको, महिला शारीरिक शक्ति जो होती है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा उससे। तो भाई ऐसा क्या है, सीखने से क्या होता है, बॉडी और ज़्यादा ताकतवर होती है, ना कि कमज़ोर हो जाती है। ऐसा तो है नहीं है ना कि देखो कुछ चीज़ सीख रहे हैं, कोई हम मतलब अच्छे से एक्सरसाइज वगैरह, जूडो कराटे का एक किस्म से एक्सरसाइज है, वो करने से हमें गेन होगी कि लूज़ होगी, बिल्कुल ऑब्वियसली बात है गेन होगी। तो जब गेन होगी तो ये जो है ये आर्गूमेंट आपका क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। आर्गूमेंट ये क्या हो गया, वीक हो गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओनली वन। ठीक है, इसमें ओनली वन आर्गूमेंट यहाँ पे स्ट्रांग होगा, बाकी दूसरा जो है वो वीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, स्टेटमेंट है शुड एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ बी डिजॉल्व, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी, जैसे कि यूएनओ है, वो डिजॉल्व, वो ख़त्म कर देनी चाहिए। ठीक है, आर्गूमेंट है, पहला आर्गूमेंट ये है कि येस हमें ख़त्म कर जानी चाहिए, क्योंकि विद कोल्ड वार कमिंग टू एन एंड, कि जो कोल्ड वार थी वो ख़त्म हो गई है, सच ऑर्गेनाइजेशन हैव नो रोल टू प्ले, अब इसका कोई रोल नहीं रहा यूएनओ के अंदर। भाई देखा जाए, भाई बेशक कोल्ड वार ख़त्म हो चुकी है, ठीक है, जो भी वार जो है, लड़ाइयाँ जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी भाई कहीं ना कहीं हमें इकट्ठा, हमारी कंट्रीज़ को एक साथ रहने में यही मदद करते हैं। कुछ भी ना जाने कल को क्या हो जाए, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए यूएनओ है। तो भाई ये तो बात मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैं इसको मानूंगा ही नहीं, सामने दिख रहा है, क्योंकि यूएनओ तो रहनी चाहिए, बट ये बोल रहा है कि डिसॉल्व करनी चाहिए, तो ये वीक हो जाएगा। क्यों वीक हो जाएगा, क्योंकि जो उसने रीज़न बताया वो सही नहीं बताया कि भाई कोल्ड वार ख़त्म हो गया, अब इसका कोई रोल नहीं बचा पीछे। भाई ज़रूरी थोड़ी ना कोल्ड वार के लिए ही सिर्फ इसको बनाया गया था। दूसरा ये है कि नो इन द एब्सेंस ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशंस देयर वे मे बी ए वर्ल्ड वार, कि ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनकी एब्सेंस में देयर में भी, अगर बोलते हैं ना कि सिर्फ इनके हटने से, तो फिर मैं बोल सकता ये भी वीक था, बट यहाँ पे लिखा हुआ है देयर मे बी अ वर्ल्ड वार, की वर्ल्ड वार हो सकती है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हाँ ये नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन हटने से वर्ल्ड वार हो सकती है। क्योंकि भाई अगर दो देश के बीच में संबंध अगर ख़राब होते हैं तो उनको समझाने वाला कौन होता है, उनको समझाने वाला ही यूएनओ होता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो है सेकंड आर्गूमेंट जो है वो आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट आर्गूमेंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट आर्गूमेंट था शुड ईटिंग, नेक्स्ट स्टेटमेंट, शुड ईटिंग पान एट पब्लिक प्लेसेस में प्लेसेस बी मेड पुनिशेबल, कि भाई पब्लिक प्लेस में पान खाना जो है वो पुनिशेबल करना चाहिए। इसके पीछे अब देखो, पहली बात कुछ स्टेटमेंट आपको ऐसी दिखेंगी, आपको देखते ही इनके आंसर जो है वो पता चल जाएंगे, लेकिन आर्गूमेंट में रीज़न क्या है वो आपको ज़्यादा डिपेंड करेगा। पहला है कि हाँ पुनिशेबल करना चाहिए, क्योंकि पीपल जो हैं वो पान खाते हैं और स्पिट जो है, यानी कि जो एक किस्म से पान खा के जो फेंकते हैं, वो पब्लिक प्लेस को क्या करते हैं, डर्टी करते हैं। तो बिल्कुल सही है, हमें बंद इसीलिए ही करना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ये लोग जो हैं वो पब्लिक प्लेस को क्या कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। ठीक है, इसलिए बंद करना चाहिए। तो देखो अगर जैसे बंद करने की बात करें तो हम यही सोचते हैं कि हाँ करना चाहिए, लेकिन अगर जैसे मैं यहाँ पे ये रीज़न ये लिखता कि हाँ बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ये चाइना में ऑलरेडी बैंड है, क्योंकि ये चाइना में ऑलरेडी पुनिशेबल है, ऑलरेडी क्या है, पुनिशेबल, तब ये आर्गूमेंट मेरी क्या हो जाती, तब ये आर्गूमेंट मेरी वीक हो जाती। अगर यहाँ पे मैं ये लिखता कि हाँ बिल्कुल यस करना चाहिए, क्योंकि देयर इज़ ओनली वे टू क्लीन इंडिया को साफ़ करने में
इंडियन प्लेस, ठीक है, इंडियन की जो प्लेस है, पब्लिक प्लेस है, उनको साफ़ करने में यही एक रीज़न है। तो भाई ये फिर भी गलत हो जाता, लेकिन उन्होंने जो अपना रीज़न दिया वो स्ट्रांग था, इसलिए पहला आर्गुमेंट स्ट्रांग हो जाएगा। दूसरा ये है कि नहीं, इंडियन लव पान, कि इंडियन जो है वो पान को पसंद करते हैं, इसलिए नहीं करना चाहिए। खुद सोचो, ऐसा हो नहीं सकता। अब खुद सोचो कि अगर ये इंडिया जो है वो पान को, इंडियंस जो हैं वो पान को पसंद करते हैं, लेकिन सारे इंडियन थोड़ी ना पसंद करते हैं। मेन बात ये है, सारे इंडियन करें तो भी मानूँ, सारे इंडियन तो पसंद नहीं करते हैं, कुछ इंडियन पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते। तो फिर उस हिसाब से ये आर्गूमेंट सेकंड वाला ये क्या हो जाएगा, ये आर्गूमेंट सेकंड वाला हो जाएगा वीक, सेकंड वाला वीक हो जाएगा। देन आंसर आपका क्या होगा, आंसर आपका आ जाएगा ओनली फर्स्ट आर्गूमेंट स्ट्रॉन्ग। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो बस यही स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट है। आई होप कि आपको अच्छे